हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच उड़ान गोट के अंदर। एंड दोस्तों, आज हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस टॉपिक इन द लास्ट लेक्चर, लेकिन वहां पर हमने इस टॉपिक को आधा छोड़ दिया था बिकॉज हम आज रिवीजन करने वाले थे एंड अल्टीमेटली बचे हुए टॉपिक्स को हम लोग आज एक बार अच्छे तरीके से पढ़ने वाले थे। सो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं भी देखा है तो भी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़ाया उसका मैं कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा, 3D मॉडल्स दिखाऊंगा एंड आज मैं आपको मैकेनिज्म बताने वाला हूं कि आपके अंदर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कैसे होती है, यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कैसे होती है, आप सांस लेते कैसे हैं एंड सांस छोड़ते कैसे हैं, उस हर चीज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी अ हाईली कंसेप्चुअल लेक्चर। सारी चीजें समझने की हैं, कुछ भी रटने का नहीं है, कुछ भी याद करने का नहीं है। बहुत मजा आएगा, सारी चीजें क्लास में ही तुनिक तुनिक हो जाएंगी। तो एक बार फटाफट मुझे बता दीजिए, क्या हम इस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं? इफ यस, एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए इन द चैट सेक्शन, जिससे आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंच सके और मैं अपनी एनर्जी लगा करके इस सेशन को एक पावर पैक्ड सेशन बना सकूं। फटाफट बताओ मेरे दोस्त, क्या हम सब इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, सुस्वागतम, सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू दिस सेशन। बहुत ज्यादा मजेदार टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के इस सेशन के बाद काफी सारी चीजें हैं जिन पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, काफी सारी चीजें हैं जो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगी, जो किताब में उतने अच्छे तरीके से नहीं दे रखी। उन सारी चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ऑल राइट सर, नोट्स कब मिलेंगे? जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो पॉसिबली इस वीक आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे 3 ही टॉपिक्स बचते हैं इस चैप्टर के, दैट इज रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो आज हम हमारे रेस्पिरेशन की डिस्कशन को एकदम खत्म कर देंगे। रेस्पिरेशन टॉपिक हमारा आज निपट जाएगा। कल हम कोशिश करेंगे कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम को खत्म कर दें और परसों यानी सैटरडे को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी खत्म कर दें। तो परसों आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा, उसी के साथ साथ आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, चलो मेरे भाई, आज के इस प्यारे से लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं, एक और बार पढ़ा देता हूं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आराम से आ जाइएगा मेरे भाई इस सेशन की पहली स्लाइड के ऊपर। यहां पर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया था कि आप जो हवा बाहर छोड़ते हो वो हवा कुछ और नहीं बल्कि CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर छोड़ते हैं। देखो यार, हमें बेसिक बातें तो पता है कि हम ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं और CO2 को बाहर छोड़ रहे होते हैं, लेकिन इस बात का प्रूफ क्या है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट प्रूफ। हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने लाइम वाटर डाल दिया, यानी CaO डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है मेरे दोस्त, ये CO2 के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बनाता है, यानी कि आपका मिल्की कलर का कंपाउंड बनाता है, आपका सफेद कंपाउंड बनाता है। तो यहां पर जो लाइम वाटर था ये नॉर्मली रखा हुआ था। जब इस लाइम वाटर वाले सॉल्यूशन में मैं एक पाइप से फूंकता हूं, तो अगर मैं पाइप से हवा अंदर की साइड छोड़ रहा हूं तो क्या मैंने CO2 छोड़ दी है इस टेस्ट ट्यूब में? बिल्कुल। ये CO2 जो है इस CaO के साथ जाकर रिएक्ट कर लेगी। तो यहां पर एक कैल्शियम है Ca, ये हमने यहां पर रख दिया। यहां पर एक O है और यहां पर CO2 है, तो यहां C और O2, ये वाला O भी यहां लग जाएगा, CO3 बन जाएगा। तो कैल्शियम यहां से उठाया और CO3 यहां से उठाया, बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। और मेरे दोस्त ये मिल्की है, यानी कि अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया है, अगर ये लाइम वाटर सफेद दिखने लगा है, इसका मतलब आपने इसमें CO2 गैस मिलाई है। और मैंने तो कोई गैस मिलाई ही नहीं, मैंने तो बस फूंक मारी थी। इसका मतलब हमारी फूंक में हम जो सांस छोड़ रहे हैं उसमें कौन सी गैस है? CO2 गैस है। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे दोस्त, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ब्रीदिंग की और रेस्पिरेशन की। अब हम रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है ये भी जान लेते हैं। ब्रीदिंग का मतलब बहुत सिंपल है, सांस लेना और सांस छोड़ना, इंस्पायर करना, एक्सपायर करना, इनहेल करना, एक्सहेल करना। ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना, और कुछ भी नहीं। लेकिन रेस्पिरेशन का क्या मतलब है मेरे भाई? अब मैंने जब सांस ली तो ऑक्सीजन मेरे फेफड़ों में चली गई,
मेरे फेफड़ों से ये ऑक्सीजन मेरी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि मेरे जो फेफड़े हैं इनमें बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिन्हें मैं क्या कहता हूं? एल्वियोलाई कहता हूं, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाई थी, आज दोबारा दिखा दूंगा। तो मेरे दोस्त, ये जो फेफड़े हैं इनकी एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भर जाता है, और ये जो एल्वियोलाई है ये उस ऑक्सीजन को लोड कर देते हैं कहां? मेरी ब्लड स्ट्रीम में, यानी मेरे ब्लड वेसल्स में उसको लोड कर दिया जाता है, ऑक्सीजन को लोड कर दिया जाता है। अब ब्लड आपकी पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी आपकी पूरी की पूरी बॉडी तक पहुंचा दिया जाएगा। आपकी पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाएगा, राइट? तो ये जो ऑक्सीजन है जो आपने सांस के थ्रू लिया, अब ये अलग अलग सेल्स में जाता है और मेरे दोस्त एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देता है, एटीपी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेना और सांस छोड़ना, लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? मैंने जो सांस ली उससे मेरी बॉडी में जो ऑक्सीजन पहुंची है, ये ऑक्सीजन अब अलग अलग सेल्स में जाकर एनर्जी बनाएगी। इस प्रोसेस को मैं रेस्पिरेशन कहता हूं। यानी मैंने अगर सिर्फ सांस ली है तो वो ब्रीदिंग है, लेकिन अगर मैंने जो सांस ली है उसका ऑक्सीजन मेरी बॉडी में एनर्जी बना पा रहा है, दैट इज रेस्पिरेशन। यानी मैं जब एटीपी बना लूंगा अपने सेल्स में, तब मैं इसे रेस्पिरेशन कहूंगा, तब जाके मैं कहूंगा कि ऑक्सीजन मेरे किसी काम आया है, राइट? तो ऑक्सीजन को बॉडी में लेना इज ब्रीदिंग, लेकिन उस ऑक्सीजन का बॉडी में काम करना, एनर्जी बनाना, दैट इज रेस्पिरेशन। ये बात भी आपको समझ में आ गई थी। अब मेरे दोस्त यहां पर आराम से देखिएगा, दो प्रकार की रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके नाम में ही एयर का साउंड आ रहा है, यानी यहां ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। जबकि दूसरी जो आपकी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, इसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, यानी यहां पर एब्सेंट होती है क्या? एयर, यानी ऑक्सीजन, यानी बिना ऑक्सीजन के भी यह काम हो सकता है। तो समझ लीजिए आपकी बॉडी जो है इसमें हमने ग्लूकोज ऐड कर दिया। भैया मैंने ग्लूकोज खाया, ग्लूकॉन डी का एक ग्लास पी लिया मैंने, तो ये जो ग्लूकोज है क्या मेरे अलग अलग सेल्स तक पहुंच जाएगा? सर बिल्कुल पहुंच जाएगा। समझ लीजिए मैंने ग्लूकॉन डी नहीं पिया, मैंने आलू का पराठा जो है वो खा लिया है। 5 आलू के पराठे दबा दिए भाई मैंने। अब आलू के पराठे में क्या होता है? स्टार्च होता है। वो स्टार्च जैसे ही मेरे मुंह में जाएगा डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल। और स्टार्च जो है डाइजेस्ट होकर क्या बनाएगा? ग्लूकोज के छोटे छोटे टुकड़े बनाएगा। अब ये जो ग्लूकोज है इसको मैं क्या कर सकता हूं? ब्लड वेसल्स में लोड कर सकता हूं, क्योंकि ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज को मैंने ब्लड वेसल में भेज दिया। अब ये ब्लड वेसल जो है ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही है। तो क्या मेरे दोस्त ग्लूकोज भी आपकी बॉडी के अलग अलग सेल्स में पहुंच जाएगा? बिल्कुल। अब मैं सांस भी ले रहा हूं तो ये ऑक्सीजन भी मेरी ब्लड वेसल में लोड हो गई थी। अब ब्लड सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर, तो क्या ये ऑक्सीजन भी मेरी बॉडी के अलग अलग सेल में पहुंच जाएगा? सर बिल्कुल पहुंच जाएगा। तो मैंने जो खाना खाया उससे ग्लूकोज मेरी बॉडी के सेल्स में पहुंच गया, और मैंने जो सांस ली उससे ऑक्सीजन मेरी बॉडी के सेल्स में पहुंच गया। अब बॉडी के सेल्स में ग्लूकोज भी है और ऑक्सीजन भी है, तो क्या ऑक्सीजन इस ग्लूकोज पे हमला कर देगा? बिल्कुल कर देगा मेरे सर, बिल्कुल कर देगा। तो गुरुजी क्या हुआ यहां पर? ये जो ग्लूकोज था इसको मैंने सबसे पहले एक प्रोसेस में डाला जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, यानी ग्लूकोज जो है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 2 टुकड़ों में। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, 3 कार्बन का एक टुकड़ा, 3 कार्बन का दूसरा टुकड़ा। इन दोनों टुकड़ों को हम कहते हैं पाइरुवेट। तो मैंने एक ग्लूकोज से 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से 2 टुकड़े बना दिए 3-3 कार्बन के। यहां कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होता है और 2 एटीपी यहां पर बनती हैं। इस रिएक्शन में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। अब हमने क्या किया? समझ लीजिए कोई ऐसी कंडीशन है जहां ऑक्सीजन है ही नहीं, जहां ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये पाइरुवेट क्या कर सकता है? ये पाइरुवेट अल्कोहल बना सकता है, C2H5OH अल्कोहल बना सकता है। 2 कार्बन की अल्कोहल बना ली, 3 कार्बन का था ये पाइरुवेट, तो 2 कार्बन की अल्कोहल बना ली, 1 कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीज हो गया। और अगर आपका ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये क्या कर सकता है? लैक्टिक एसिड भी बना सकता है, जिससे आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, मसल में दर्द होता है। तो जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस दौरान लैक्टिक एसिड बनता है, जिस वजह से आपको मस्कुलर पेन होता है। तो इन दोनों केसेस में जब अल्कोहल बन रही है और जब लैक्टिक एसिड बन रहा है 3 कार्बन का, इन दोनों केसेस में ही ऑक्सीजन की कमी है, तो ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाते हैं। इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें अल्कोहल बन रहा है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसमें लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो यहां आप एक शब्द लिख सकते हैं, क्या? यहां आप एक शब्द लिख सकते हैं, फर्मेंटेशन। यहां क्या हो रहा है, अल्कोहल जब बन रही है या लैक्टिक एसिड जब बन रहा है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। जबकि मेरे दोस्त समझ लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, यहां पर ये जो पाइरुवेट है इसमें 3 कार्बन है, ये तीनों के तीनों कार्बन जो है अलग हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना बैठेंगे और साथ में बन जाएगा वाटर और साथ में बन जाएगी खूब सारी एनर्जी। जैसे अगर आप बात करें फर्मेंटेशन की, समझ लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बना पाइरुवेट और पाइरुवेट से बनी अल्कोहल। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 2 एटीपी बनी, यहां कोई एटीपी नहीं बनती, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी बनी। समझ लीजिए मैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करता हूं, तो ग्लूकोज से बना आपका क्या, पाइरुवेट और पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड। इस प्रोसेस में कोई आपका एटीपी नहीं बना, सिर्फ यहां 2 एटीपी जो बनी थी ग्लूकोज से पाइरुवेट बनते टाइम वही हमारे पास है, तो 2 एटीपी बनी बस। फर्मेंटेशन में बिना ऑक्सीजन के जो हो रही है रेस्पिरेशन, इसमें 2 एटीपी बनती हैं। लेकिन ग्लूकोज से अगर आपने पाइरुवेट बनाया और पाइरुवेट को अगर आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ दिया, ऑक्सीजन अगर आपके पास भरपूर है, अगर आपने हर कार्बन को अलग कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर डाले अगर आपने इस पाइरुवेट के, तो खूब एनर्जी निकलती है मेरे दोस्त, 38 एटीपी निकलती है। सोच के देखो यार कितना डिफरेंस है। एक तरफ जब आपकी बॉडी के पास ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज से आप सिर्फ 2 एटीपी बना पा रहे हो, और दूसरा एरोबिक ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में ऑक्सीजन खूब सारा है, वो उसी एक ग्लूकोज को तोड़ करके 38 एटीपी बना पा रहे हैं। लगभग 19 गुना ज्यादा एनर्जी आप बना सकते हो अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता लग गया होगा। अगर आपकी बॉडी के पास ऑक्सीजन है, अगर आपकी बॉडी की जो सेल्स है उनके पास ऑक्सीजन है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी बना सकती है, जो कि बहुत नेसेसरी भी है। बिकॉज आप जितने भी काम कर रहे हो उस हर काम के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। अगर मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं, अगर मैं अपना हाथ हिला रहा हूं, अगर मैं मेरे भाई यहां पर इस तरीके से डांस कर रहा हूं, तो इस हर काम में एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहां से मिल रही है मेरे दोस्त मुझे? ये एनर्जी जो है मुझे इस एटीपी से ही तो मिल रही है। यस बिल्कुल सर, ये जो एनर्जी है आपको एटीपी से मिल रही है, इसीलिए एटीपी का बनना बहुत बहुत जरूरी है। सेम चीज यहां पर एनसीईआरटी के डायग्राम से मैं आपको दिखा देता हूं। एक ग्लूकोज था 6 कार्बन का, इसको आपने तोड़ा, 2 टुकड़े इसके कर डाले, 3-3 कार्बन के, इन्हें हमने क्या कहा, पाइरुवेट कहा, 2 एटीपी भी यहां पर निकल गई। अब ये पाइरुवेट जो है, या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये अल्कोहल बना सकता है, इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड बना सकता है, इसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहा, या ऑक्सीजन अगर देखने को मिल रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस ऑफ द सेल में, ये CO2 बना सकता है, कई सारे वाटर बना सकता है और बहुत सारी एनर्जी बना सकता है, इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एटीपी जो है ये हमारी एनर्जी करेंसी क्यों है, गौर से सुनिए। समझ लीजिए आपने खाना खाया और खाना खा के आपकी बॉडी में एनर्जी आई, तो क्या आप खाना खाते ही भागने लग जाओगे? क्या हो भैया एनर्जी आ गई है, एनर्जी आ गई है, फटाफट एनर्जी को यूज कर लेता हूं, भागने लग जाता हूं। मेरे दोस्त खाना खा के तो उल्टा तुम सो जाते हो दोपहर में। क्यों? क्योंकि खाना खाने से जो एनर्जी आई है उसको हम अभी यूज नहीं करना चाहते। हम शाम को जब पार्क में घूमने जाएंगे तब एनर्जी यूज करेंगे, तब थोड़ा बहुत भागेंगे। हम रात को जब अपनी क्लास लेंगे उस टाइम पे एनर्जी यूज करेंगे, दिमाग चलाएंगे। तो आपने खाना खाने के बाद अपनी एनर्जी को यूज नहीं किया, आपको पता है आपको बाद में एनर्जी काम आएगी, तो आप क्या करते हो, इस एनर्जी को स्टोर कर लेते हो। तो फूड से जो आपको एनर्जी मिली, उस एनर्जी को आपने यूज किया क्या बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए। आपने एटीपी बना बना के रख ली अपने सेल में कि भैया जब जरूरत पड़ेगी उस टाइम पर एटीपी का इस्तेमाल करेंगे। समझ लीजिए भैया आपके पापा की सैलरी आई है, 1 लाख रुपए सैलरी आई है, तो क्या पापा घर आने से पहले ही सारा पैसा उड़ा देते हैं? नहीं मेरे भाई, उस पैसे को स्टोर कर लेते हैं, उस पैसे को बैंक में जमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें सारा पैसा एक दिन में ही खर्च नहीं करना, उन्हें 30 दिन, पूरा महीना जो है उस पैसे को इस्तेमाल करके चलाना है और कुछ पैसा भविष्य के लिए भी सेव करना है। तो पापा क्या करते हैं, उस पैसे को कैश ना रख करके बैंक में डलवा देते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जब जरूरत होती है तो निकालते रहते हैं एटीएम से। सेम इसी प्रकार से क्या हुआ, खाना खाने के बाद आपको जो एनर्जी मिली, इस एनर्जी को मैंने एटीपी के फॉर्मेट में स्टोर कर लिया है। जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं एटीपी यूज कर लूंगा थोड़ी थोड़ी, और नहीं जरूरत पड़ेगी तो वो एटीपी आपके पास बची हुई है। तो यहां पर आपने क्या किया मेरे भाई, एटीपी बनाने के लिए इस एनर्जी को आपने इस्तेमाल कर लिया।
ठीक है। और जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, कोई बॉडी में मुझे काम करना पड़ेगा, एनर्जी की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं इस एटीपी को यूज कर लूंगा और मेरे सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई मैंने आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर दिखाया था जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर था, और यहां कुछ नाम लिखवाए थे, आराम से देखिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सांस ली, तो मेरी बॉडी में जो हवा जा रही है वो इन नाक के दो छेदों से जा रही है, जिन्हें मैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहता हूं। तो मैंने सांस ली, तो यहां से जो हवा अंदर गई है मेरे दोस्त, ये इस नाक के पैसेज में गई है। तो यहां पर सबसे पहले नेजल पोर जो है, यहां पर आपकी हवा आई नॉस्ट्रिल में और हमारी बॉडी में एंटर कर गई, करेक्ट। तो नाक के जो छेद है इन्हें नॉस्ट्रिल कहा। इसके बाद ये कहां चली गई, नेजल पैसेज में चली गई। नेजल पैसेज यानी नाक की ये जो नाली दिखाई दे रही है, नाक का ये जो पाइप दिखाई दे रहा है, इसमें चली गई। फिर आपका ये जो हवा है ये चली गई फेरिंग्स में। फेरिंग्स मैंने आपको बताया था कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। आप मुंह से जो खाना खा रहे हैं वो भी फेरिंग्स में जा रहा है, और नाक से जो हवा ले रहे हैं वो भी फेरिंग्स में जा रहा है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सेपरेट कर देना है हवा को आप विंड पाइप में भेज देंगे और फूड को आप फूड पाइप यानी ईसोफेगस में भेज देंगे। तो आपने क्या किया भैया, ये जो फेरिंग्स है इससे हवा को कहां भेजा, लेरिंग्स यानी साउंड बॉक्स के पास भेजा, और इसके बाद आपने इसे ट्रेकिया या विंड पाइप में भेज दिया। खाना चला गया आपका कहां पर, ईसोफेगस या फूड पाइप में, हवा आ गई ट्रेकिया या विंड पाइप में। अब ये जो ट्रेकिया या विंड पाइप है ये आपका दो भागों में टूट गया है। इसे हमने कह दिया क्या, ब्रोंकाई। इसे हमने कह दिया ब्रोंकाई। लेफ्ट लंग और राइट लंग में जाने वाली हो जाएगी ये आपकी क्या, लेफ्ट ब्रोंकाई राइट ब्रोंकाई। फिर ये ब्रोंकाई और ब्रांच्ड हो गई, ये ब्रोंकाई और ब्रांच्ड हो गई, और इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने बना लिया मेरे भाई सेकेंडरी ब्रोंकाई। यानी प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर बन गए आपके छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल के बाद यहां पर गुब्बारों जैसे स्ट्रक्चर भरे हुए हैं। इन गुब्बारों जैसे स्ट्रक्चर को हमने क्या कह डाला, एल्वियोलाई कह डाला। ये गुब्बारों जैसे हैं तो ये फूल जाते हैं, जब इनमें हवा भरी जाती है तो ये बैलून की तरह फूल जाते हैं, तो इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। अब आराम से मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको एक 3D मॉडल दिखाऊंगा और आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से क्रैक हो जाएंगी। आराम से सुनिएगा, समझ लीजिए। आप हवा ले रहे हैं, अब हवा जो है उसमें कुछ गंदगी भी हो सकती है। समझ लीजिए आप एक ऐसे इलाके पे मौजूद है, आप एक ऐसे इलाके पे खड़े हैं जहां पर पॉल्यूटेंट्स काफी सारे हैं। समझ लीजिए आप किसी सिग्नल पर रुक गए, बाइक चला रहे थे, आप किसी सिग्नल पर रुक गए। अब वहां पे धुआं धुआं है, बाकी सारी जो बाइक्स हैं वो भी चल रही हैं, उनका जो है डस्ट आप तक पहुंच रहा है, रास्ते में मिट्टी उड़ रही है, वो सारा का सारा डस्ट आप तक पहुंच रहा है। तो क्या आप जो हवा लेंगे उसके थ्रू वो डस्ट भी आपके नाक में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है सर, क्यों नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो आपने क्या किया, उस डस्ट को इनहेल कर लिया। अब क्या सीधा सीधा वो डस्ट आप अपनी बॉडी के अंदर ले जाना चाहोगे? नहीं सर। अगर मैं कुछ भी चीज नाक के थ्रू ले जाऊंगा तो वो मेरे लंग्स में पहुंच जाएगी, फेफड़ों में पहुंच जाएगी। और कोई चीज जो बहुत गंदी है, प्रदूषण वाली चीज है, तो अगर मेरे फेफड़ों में पहुंच गई तो मेरे फेफड़ों को नुकसान हो सकता है, मेरे लंग्स को नुकसान हो जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ये जो नाक वाला इलाका है, जो नेजल पैसेज है, इसमें पाए जाते हैं फाइन हेयर्स, इसमें बाल पाए जाते हैं, नाक में बाल पाए जाते हैं। एंड यहां पर पाया जाता है क्या, म्यूकस, एक चिपचिपा पदार्थ, राइट। तो क्या होता है मेरे दोस्त, आपकी ये जो नेजल लाइनिंग है और ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इस पे छोटे छोटे बाल है एंड आपका म्यूकस है, और आपकी आगे की जो लाइनिंग है ना, नाक के बाद वाली जो लाइनिंग है, यहां छोटे छोटे सिलिया पाए जाते हैं, ये भी बाल जैसे होते हैं। तो समझ लीजिए मैंने प्रदूषण वाली हवा अपने अंदर ले ली, डस्ट पार्टिकल अंदर चले गए। तो ये जो बाल है और ये जो आपके म्यूकस पार्टिकल्स हैं, ये जो चिपचिपे पार्टिकल्स हैं, क्या करेंगे, डस्ट को पकड़ लेंगे। अगर कोई चिपचिपा पार्टिकल है तो उस पर डस्ट आके चिपक जाएगी, बिल्कुल चिपक जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, ये जो चिपचिपा पार्टिकल है इसको हम बालों के थ्रू, है ना, सिलिया के थ्रू एक साइड में धक्का मारेंगे, अपनी बॉडी से बाहर की साइड धक्का मारेंगे, और एक टाइम के बाद आपको इरिटेशन होने लग जाएगी। तो आप छी ऐसे करके छींक मारोगे और डस्ट पार्टिकल म्यूकस के साथ बाहर निकल जाएंगे। यानी अगर कोई डस्ट पार्टिकल, अगर कोई गंदा पदार्थ आपके लंग्स की तरफ एंटर करने की कोशिश करता है, तो रास्ते में कई सारे पाइप्स हैं जहां बाल लगे हुए हैं, जहां सिलिया लगे हुए हैं, एंड मेरे दोस्त म्यूकस की लाइनिंग भी वहां लगी हुई है। तो ये जो चिपचिपा म्यूकस है इस पे डस्ट चिपक जाता है, और सिलिया की मदद से, जैसे नाव चलाने के लिए चप्पू को हिलाना पड़ता है, इसी प्रकार से सिलिया जो है हिल हिल कर, ये बाल जैसे स्ट्रक्चर हिल हिल कर क्या करते हैं, मूव करते हैं इस म्यूकस को।
है ना, और आपकी बॉडी के बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। यानी आपको इरिटेशन होने लग जाएगी, गुदगुदी सी होने लग जाएगी कि आपको छींक आने वाली है, आप छींकोगे और गंदा सामान बाहर निकल जाएगा, राइट। तो आपके अंदर सिर्फ साफ हवा जानी चाहिए। तो ये जो बाल हैं ये एक्चुअल में फिल्टर के तरीके से काम करते हैं, दे आर फिल्टर्स, नेचुरल फिल्टर्स। इसीलिए कहते हैं कि जो नाक के बाल हैं इनको काटना नहीं चाहिए। जो नेचर ने आपको, कुदरत ने जो आपको चीजें दी हैं वो किसी वजह से दी हैं, तो आपको उनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए। अगर आप नाक के बाल काट लोगे तो सीधा जो भी मटेरियल है हवा में वो सीधा सीधा आपके नाक के थ्रू कहां चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। हालांकि अंदर भी सिलिया मौजूद है, वो भी रोक लेंगे, लेकिन फिर भी भैया यहीं रुक जाए तो अच्छी बात है, बाहर की साइड ही रुक जाए तो बढ़िया बात है। तो ये जो नेजल पैसेज है, इस नेजल पैसेज में क्या देखने को मिलता है, ये जो नेजल पैसेज है इट हैज हेयर्स एंड म्यूकस टू फिल्टर एयर, टू फिल्टर एयर। एयर को फिल्टर करने के लिए यहां पर क्या देखने को मिलता है भाई, म्यूकस और बाल देखने को मिलते हैं, राइट। ये जो ट्रेकिया है और ये जो विंड पाइप है मेरे भाई, ट्रेकिया और विंड पाइप जो आप कह रहे हो, यहां पर कार्टिलेज की रिंग्स पाई जाती हैं जो कि इस पाइप को सपोर्ट करती हैं। कहीं ये पाइप फट ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि पाइप बहुत ही नाजुक है, इसीलिए इसको सपोर्ट करने के लिए यहां कार्टिलेज की रिंग लगाई गई है, सी शेप रिंग लगाई गई है, आधी सी रिंग, इस प्रकार से छोटी छोटी रिंग्स लगी हुई हैं, इन्हें आप कार्टिलेज की रिंग कहते हैं। तो ये जो ट्रेकिया या विंड पाइप है इट हैज a lot of C-shaped cartilaginous रिंग्स, कार्टिलेज की यहां पर रिंग्स पाई जाती हैं जिससे कि ये आपका ट्रेकिया जो है कोलैप्स ना हो जाए, सो दैट विंड पाइप वोंट कोलैप्स, कहीं ये पाइप आपका फट ना जाए, इसीलिए इसको सपोर्ट कर दिया गया है कार्टिलेजिनस रिंग से। फिर आपके ब्रोंकाई जो हैं ये आपके दोनों लंग्स में चले गए हैं, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई में ब्रांचिंग हो गई, बन गए हैं आपके क्या, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स जो है इनमें फर्दर आपके लगे हुए हैं बैलून जैसे स्ट्रक्चर। तो ये जो बैलून जैसे स्ट्रक्चर है आपके लंग्स में, इन्हें हमने क्या कह दिया, एल्वियोलाई कह दिया। तो इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है एल्वियोलाई का, बिकॉज दे आर बैलून लाइक, करेक्ट, ये बैलून लाइक होते हैं, इसीलिए इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। यहां तक की बात अगर समझ में आई, एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। क्योंकि मेरे दोस्त हम लोगों ने अभी तक जितनी बातें करी हैं वो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। ये सारी स्लाइड कल के लेक्चर की हैं, अभी तक मैंने आपको कुछ खासा नहीं बताया है, ये सिर्फ रिवीजन करवाया है। ये स्लाइड भी आपको कल मैं पढ़ा चुका था, ये स्लाइड भी पढ़ा चुका था, ये स्लाइड भी पढ़ा चुका था, एंड ये स्लाइड भी पढ़ा चुका था। एक दो बातें थी जो कल बता चुका था, उसको बस मैंने यहां पर लिखवा दिया है। दिस इज योर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ कल वाला कंटेंट। कल हमने जो पढ़ा था वहां तक के कंटेंट की हम लोग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ले चुके हैं। अब सारी चीजें हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे 3D के माध्यम से, लेकिन आज पहले कुछ नया पढ़ लेते हैं, कुछ बेहतरीन पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारी चीजें 3D के फॉर्मेट में आपको दोबारा बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आराम से अभी मेरी बातों को सिर्फ सुनिएगा, ठीक है। आइए मेरे भाई मैं आपको बताता हूं नीड ऑफ ऑक्सीजन। भाई अब अगर किसी को ज्यादा एनर्जी बनानी है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, सर बिल्कुल ऑक्सीजन चाहिए। मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहा है तो कितनी एटीपी बना लेगा, भैया एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी बना लेगा, सर अगर बिना ऑक्सीजन के काम कर रहा है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, तो एक ग्लूकोज से मैक्सिमम 2 एटीपी बना लेगा, और क्या बनाएगा। लेकिन अगर भैया यही मैं ऑक्सीजन को इस्तेमाल करूं तो एक ग्लूकोज को अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन से तोड़ूं तो मैं 38 एटीपी बना रहा था, 19 गुना एटीपी बना रहा था। इसका मतलब ऑक्सीजन का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो ये बढ़िया चीज है, अच्छी खासी एनर्जी में बना पाऊंगा। इसीलिए जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स है ना, ये ऑक्सीजन के थ्रू ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। भाई मेरी बॉडी में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, मेरी बॉडी में इतना सारा काम हो रहा है, अगर मैं इसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन से करने जाऊंगा तो मैं कभी भी बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं बना पाऊंगा, मेरी बॉडी के आधे काम हो ही नहीं पाएंगे, मुझे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है, इसलिए मैं एरोबिक रेस्पिरेशन करता हूं। तो यहां पर अगर आप प्लांट की बात करेंगे,
इन प्लांट्स, पहला केस है प्लांट्स का। इन प्लांट्स ऑक्सीजन कैसे आता है प्लांट में? भैया प्लांट जो है इनकी पत्तियों में, इनकी लीफ में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इस स्टोमेटा के थ्रू गैसेस अंदर जा सकती हैं या बाहर जा सकती हैं। तो अगर मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो ये कहां से आएगा? स्टोमेटा से ही आएगा। सो इन प्लांट्स ऑक्सीजन एंटर्स थ्रू स्टोमेटा। ऑक्सीजन एंटर्स थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन क्या कर देता है? एंट्री मार लेता है ना। एंड ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू नियर बाय सेल्स वाया डिफ्यूजन। ये जो प्लांट के सेल हैं ये खुले खुले पाए जाते हैं। इन प्लांट सेल्स के बीच में गैप पाया जाता है। ये अगर आपका प्लांट का एक सेल है तो ये प्लांट का दूसरा सेल हो जाएगा मेरे दोस्त, ये प्लांट का तीसरा सेल हो जाएगा, ये प्लांट का चौथा सेल हो जाएगा। एंड इस प्रकार से प्लांट में कई सारे सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्लांट सेल्स हैं इनके बीच में गैप देखने को मिलता है। ये क्या है? अगर आपके प्लांट सेल्स हैं तो इन प्लांट सेल्स के बीच में आपको क्या देखने को मिलता है? गैप देखने को मिलता है। इन सेल्स के बीच का ये जो गैप है इसे क्या कहा जाता है? इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में? सेल्स के बीच में, तो सेलुलर लिख दिया। बीच में, किसके बीच में? सेल्स के बीच में क्या है? स्पेस है, इसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इस इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू ऑक्सीजन आराम से एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंच सकती है। आसपास के सेल्स को ऑक्सीजन मिल सकती है। समझ लीजिए ये जो सेल है यहां स्टोमेटा से ऑक्सीजन आ गया था तो ये अपने आसपास के सेल्स में आराम से ऑक्सीजन भेज सकती है, आराम से ऑक्सीजन भेज सकती है। इस इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू आराम से ऑक्सीजन आसपास के सेल्स में पहुंच सकती है वाया डिफ्यूजन। वाया डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? डिफ्यूजन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी डिफ्यूजन कराने के लिए आपको कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है, काम फ्री में हो जाता है। यानी डिफ्यूजन हमेशा फ्री में होने वाला प्रोसेस है। आराम से सुनिएगा, फ्री में डिफ्यूजन कैसे होती है। समझ लीजिए मैंने डिओड्रेंट लगाया, फिस फिस मारी, तो मेरे भाई क्या आसपास के इलाकों में ऑटोमेटिकली खुशबू पहुंच जाएगी? अगर आप मुझसे मिलेंगे तो आप मिलते ही बोलेंगे वाह विपू भाई क्या डिओड्रेंट लगाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपको कैसे पता लगा कि मैंने डिओड्रेंट लगाया है? क्योंकि डिओड्रेंट की खुशबू मुझसे आप तक पहुंच रही है। अब मैंने कोई एनर्जी तो नहीं लगाई है कि मेरी खुशबू आप तक जाए, ऑटोमेटिकली जा रही है। तो नेचर के यानी प्रकृति के कुछ नियम होते हैं और प्रकृति का नियम यह कहता है कि चीजें हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में ऑटोमेटिकली मूव करती हैं। यानी समझ लीजिए अगर मैं यहां पर एक फर्श बना दूं, यह जमीन है, यहां पर एक बाल्टी है पानी की, यहां पर एक बाल्टी है पानी की, दोनों बाल्टियां बराबर साइज की हैं। इनके बीच में मैंने क्या लगा दिया है? एक पाइप लगा दिया है। ठीक है, यहां इस बाल्टी में 20 लीटर पानी है और यहां ये जो बाल्टी है इसमें 5 लीटर पानी है। बताओ भैया पानी कहां से कहां जाएगा? ए टू बी या बी टू ए? पहला ऑप्शन है ए टू बी और दूसरा ऑप्शन है बी टू ए। फटाफट बताइए, बताओ मेरे दोस्त। इतना आसान सवाल है, अब मैं इससे आसान सवाल आज आपसे आज के दिन में नहीं पूछ सकता। बताओ, मैंने कहा ये एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है, इसमें 20 लीटर पानी है, इसमें 5 लीटर पानी है, दोनों को अगर मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया तो बताओ पानी कौन सी बाल्टी से कौन सी बाल्टी में जाएगा? भैया यहां ज्यादा पानी है, यहां कम पानी है, तो क्या पानी ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा ऑटोमेटिकली? क्या मुझे यहां मोटर चलानी पड़ेगी पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए? नहीं सर, कोई मोटर नहीं चलानी पड़ेगी, ये तो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा ना। इसके लिए मुझे कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। तो पानी कहां से कहां जाएगा? ए टू बी जाएगा। क्या ऑटोमेटिकली जाएगा? बिल्कुल सर ऑटोमेटिकली जाएगा, कोई टेंशन कोई परेशानी वाली बात इसमें है नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली होने वाला काम है। सिमिलरली समझ लीजिए मैंने अपने कमरे में, मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, मैंने एक कमरे के कोने में धूप बत्ती जला दी है या अगरबत्ती जला दी है, तो क्या उसकी मॉलिक्यूल्स, उसकी खुशबू पूरे कमरे में ऑटोमेटिकली फैल जाएगी? बिल्कुल फैल जाएगी सर, कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो डिफ्यूजन है, चीजें हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ऑटोमेटिकली फैलती हैं।
इसमें आपको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार मेरे भाई अगर प्लांट के पास ऑक्सीजन आ गया, क्या बात है दोस्त, अराउंड 90%। एक बार अगर प्लांट के पास ऑक्सीजन आ गया तो ये ऑक्सीजन आसपास के सेल्स में फ्री में ही भेज दिया जाता है डिफ्यूजन से। तो डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन में आप चीजों का ट्रांसपोर्ट करते हो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बात चमकी, चमकनी चाहिए। अब ये जो खुले खुले सेल हैं ये सिर्फ लीफ में नहीं बल्कि रूट और स्टेम में भी पाए जाते हैं, तो वहां भी ऑक्सीजन आराम से पहुंच सकता है। दीज लूज सेल्स, ये ढीले ढीले सेल्स, तुरुरु तुरुरु, ये रूट और स्टेम में भी पाए जाते हैं। दीज लूज सेल्स आर फाउंड इन रूट्स and stems also. Therefore, oxygen can reach in all cells of plant. भाई स्टेम के कुछ सेल्स ने ऑक्सीजन पकड़ ली, आसपास के सेल्स में भेज दी। रूट के कुछ सेल्स ने ऑक्सीजन पकड़ ली, आसपास के सेल्स में भेज दी। लीफ के कुछ सेल्स ने ऑक्सीजन पकड़ ली, आसपास के सेल्स में भेज दी। तो प्लांट में क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंच जाता है, आराम से ऑक्सीजन पहुंच जाता है। करेक्ट, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात है। अब मेरे भाई बहुत जरूरी बात मैं आपको बता देता हूं रिलेटेड टू ह्यूमंस। ये तो प्लांट की बात हो गई। अब मैं अगर आपको ह्यूमन की बात बताऊं, या फिर हम आपको अगर मैं पहले एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की बात बताऊं, इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, एक्वा का मतलब क्या होता है? एक्वा का मतलब होता है पानी। सो इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स यानी मछलियों की अगर मैं बात करूं तो ये ऑक्सीजन कैसे लेती हैं? भैया ये तो पानी के अंदर रह रही हैं, ये तो वाटर के अंदर रह रही हैं, तो इनके पास ऑक्सीजन कैसे आता है? ये एक्चुअल में पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन ले रही होती हैं। तो मछलियां क्या करती हैं? फिशेस टेक्स ऑक्सीजन विच इज dissolved in water, which is dissolved in water। भैया पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है इसी को मछलियां लेती हैं, जिसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए तो पानी में आप सांस नहीं ले पाते। मेरे दोस्त अगर आप पानी के अंदर जाओगे तो आपको सांस लेने के लिए बार बार अपना मुंह बाहर निकालना पड़ता है। हमारे पास वो ताकत ही नहीं है कि हम पानी में सांस ले सकें। इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी हम पानी में छलांग मार रहे हैं हम सांस रोक रहे हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि मेरे दोस्त हम सांस ले रहे हैं पानी के अंदर धीरे धीरे, नहीं, हम सांस रोकते हैं। सांस लेने के लिए हमें वापस हवा में ही आना पड़ता है, हवा से सांस लेनी पड़ती है, पानी से ऑक्सीजन निकालने की ताकत हम में नहीं है। लेकिन ये जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है इनके पास ये ताकत होती है। तो फिशेस टेक ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। टू टेक दिस ऑक्सीजन इज वेरी डिफिकल्ट। टू टेक दिस ऑक्सीजन इज वेरी डिफिकल्ट। इस ऑक्सीजन को पानी से निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए ये जो मछलियां हैं ये लगातार सांस लेती रहती हैं। इनका जो रेस्पिरेटरी रेट है ये बहुत ज्यादा है। हम बहुत कम टाइम सांस लेते हैं। जैसे आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, अगर आप एक ह्यूमन हो, जो कि आप ह्यूमन हो, तो 1 मिनट में आप 12 से 16 बार सांस लेते हो नॉर्मली। अगर मैं अभी खड़ा हूं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं 12 से 16 बार सांस ले रहा हूं। लेकिन अगर आप मछलियों की बात करें तो काफी सारी ऐसी मछलियां हैं जो एक एक मिनट में 50-50 बार भी सांस लेती हैं। अलग अलग मछलियों में नंबर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये हमसे ज्यादा बार सांस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन निकाल पाती हैं एक बार सांस लेकर के। थोड़ा सा ऑक्सीजन ही खुद के लिए जुटा पाई, तो फिर सांस लेंगी, फिर थोड़ा ऑक्सीजन, फिर सांस लेंगी, थोड़ा ऑक्सीजन अंदर, फिर सांस लेंगी, थोड़ा ऑक्सीजन अंदर, ऐसे ऐसे करके खुद के लिए ऑक्सीजन जुटा पाती हैं। टू टेक दिस ऑक्सीजन इज वेरी डिफिकल्ट, देयरफॉर breathing rate of aquatic organisms, breathing rate of aquatic organisms is more than that of terrestrial organisms। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मतलब जो लैंड पे रहते हैं,
तो जो लैंड पे रहते हैं वो तो आसानी से हवा ले सकते हैं, तो इनको बार बार ज्यादा बार सांस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, तो आप पानी में रह रहे हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी, तो आपको बहुत ज्यादा बार सांस लेनी पड़ेगी पर मिनट। समझ लीजिए हम यहां पर एक मछली जल की रानी बना देते हैं, तो जीवन इसका पानी है, तो ये पानी में रहेगी। ये आपकी मछली है, ये इसका मुंह बना दिया, करेक्ट, ये है आपकी मछली। और ये है इसकी गिल, ये इसकी आंख बना दी मछली की, मछली की आंख बना दी। आंखियों से गोली मारे ये मछली, इसीलिए इसकी आंख बना दी हमने। ये मछली का माउथ है, यहां से भी इसके अंदर क्या एंटर कर सकती है, ऑक्सीजन एंटर कर सकती है वाया वाटर। और ये क्या है, गिल है। ये गिल क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है, यानी ऑक्सीजन को लेने में भी हेल्प करती है और CO2 को छोड़ने में भी हेल्प करती है। तो ये गिल जो है, ये आप कह सकते हैं एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है मछली के अंदर। आपके यहां पर लंग्स नहीं पाए जाते मछली में, है ना। लंग्स जो है ये उन एनिमल्स की पहचान है जो ज्यादातर लैंड पे रहते हैं या लैंड पे रह सकते हैं। मछलियां तो लैंड पे नहीं रह सकती, इसीलिए ये पानी में ही रहती हैं। तो इनमें क्या पाई जाती हैं, गिल्स पाई जाती हैं। इनमें क्या पाई जाती हैं, गिल्स पाई जाती है। ये बात आपने सीखी मेरे भाई, करेक्ट। यहां तक की बात आपको समझ में आई, फटाफट बताइए। मैं आपको एक और बार रिवाइज करवा देता हूं, मैंने आपको जो भी समझाया। मैंने आपको कहा कि प्लांट्स में खुले खुले सेल पाए जाते हैं, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे लीफ हो, खुले खुले सेल पाए जाते हैं। इनके बीच में आपको गैप देखने को मिलता है, तो यहां से गैसेस आसानी से पास हो सकती हैं। कुछ ऐसे आपके सेल्स हैं रूट के जो कि एनवायरमेंट से टच कर रहे हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं स्टेम के जो एनवायरमेंट से टच कर रहे हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं पत्ती के जो एनवायरमेंट से टच कर रहे हैं। तो पत्ती भी कुछ ऑक्सीजन ले सकती है, आपकी स्टेम भी ले सकती है, रूट भी ले सकती है और आसपास के सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचा सकती है। ज्यादातर जो आपका ऑक्सीजन है वो लीफ ही लेंगी, स्टोमेटा से ही लिया जाएगा। लेकिन बाकी जो आपका ऑक्सीजन है कुछ 1% के आसपास, ये आपकी स्टेम और रूट भी ले सकती है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, मछलियां जो हैं मेरे दोस्त, या फिर जल में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिन्हें हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ये ज्यादा बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। क्यों? क्योंकि इनको पानी से ऑक्सीजन चुराना है, जो कि एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो जब ये एक बार सांस लेंगे तो बहुत कम ऑक्सीजन इनके पास आ पाएगी, तो इसलिए बार बार सांस लेते हैं जिससे इन्हें ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है, जो लैंड पे रहते हैं, जैसे कि हम लोग, हमें आसानी से हवा से ऑक्सीजन मिल जाती है, इसलिए हम कम टाइम सांस लेते हैं, बहुत कम बार सांस लेते हैं। और गिल्स के थ्रू जो है मछलियां ये ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज कर रही होती हैं कि ऑक्सीजन अंदर आ जाए मछली के, CO2 बाहर निकल जाए। ये काम गिल्स के थ्रू होता है। तो आप चाहें तो बना भी सकते हैं यहां पर कि ऑक्सीजन आपकी अंदर आ जाए और CO2 आपकी बाहर निकल जाए। ये काम आपका गिल्स के थ्रू होता है। तो इसका काम क्या है, रेस्पिरेशन कराना गिल्स का काम है। यहां तक की बात क्लियर होनी चाहिए दोस्त, इसमें कोई दंगा पंगा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का तरीका बताता हूं इन ह्यूमंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा मेरे भाई। ये जो स्लाइड है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको हाथ से डायग्राम बनाकर बताता हूं। यानी ये जो सेम डायग्राम है ये मैं आपको हाथ से बनाकर बता रहा हूं। आराम से सुनिएगा कि आप सांस कैसे ले सकते हैं और सांस कैसे छोड़ सकते हैं। आराम से सुनिएगा मेरे भाई। पहले मैं आपको दो रूल्स लिखा देता हूं, पहले मैं आपको दो रूल्स लिखा देता हूं। पहला रूल देखो, पहला रूल देखो। पहला रूल यह है मेरे भाई कि चीजें जो हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कह लो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कह लो, एक ही बात है। तो चीजें आपकी कहां से कहां मूव करेंगी, आप कह सकते हैं गैसेस moves from high pressure to low pressure। करेक्ट, करेक्ट है गुरुजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी कंटेनर की वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। और मैं आपको कह रहा हूं, अगर किसी कंटेनर की वॉल्यूम कम है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ये दो आपके पॉइंट हैं। अगर ये दो पॉइंट आपने सीख लिए तो आप रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को सीखने के लिए तैयार हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं। ये दोनों बातें मैं आपको अभी सिखा देता हूं, अपने जुगाड़ से, अपने तिगड़म से। आराम से आ जाओ मेरे भाई। मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर दो डब्बे बना दिए, मैंने यहां पर दो डब्बे बना दिए।
ठीक है, एक ये डब्बा है और एक ये डब्बा है। ठीक है जी, एकदम ठीक है गुरुजी, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये डब्बा थोड़ा छोटा है, ये डब्बा थोड़ा बड़ा है। आराम से देखिएगा मेरे भाई, इतना प्यारा कंसेप्ट है, आपको मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं ये जो डब्बा है इसमें गैस के 10 मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं गैस के इस डब्बे में। अब ये जो डब्बा है मेरे भाई मेरी जान, ये जो डब्बा है इसकी वॉल्यूम ज्यादा है, इसकी वॉल्यूम ज्यादा है। अगर इसकी वॉल्यूम ज्यादा है यानी ये बड़ा डब्बा है, तो क्या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं खुले खुले घूम रहे हैं? अगर मेरे भाई ये डब्बा बड़ा है तो इसमें मॉलिक्यूल्स खुले खुले घूम पाएंगे ना, हर मॉलिक्यूल के पास ज्यादा ज्यादा स्पेस है। देखो ये मॉलिक्यूल इतने इलाके में घूम सकता है, ये इतने इलाके में, ये इतने इलाके में, ये इतने इलाके में, हर कोई कितना बड़ा बड़ा इलाका लेकर बैठा हुआ है। लेकिन समझ लीजिए मैं इस डब्बे को पिचका दूं, मैं इस डब्बे को पिचका दूं, छोटा कर दूं, तो अब मेरे भाई यहां पर इस छोटे डब्बे में ये 10 मॉलिक्यूल जो हैं क्या ये पास पास आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले कितने खुले खुले हैं, अब कितने चिपके चिपके हैं। तो अब ये क्या करेंगे मेरे भाई, अब ये बहुत पास पास आ गए हैं, तो क्या एक दूसरे से टकराने लग जाएंगे? क्या एक दूसरे से टकराने लग जाएंगे? एक दूसरे पर प्रेशर लगाने लग जाएंगे? यस गुरुजी, एक दूसरे पर प्रेशर लगाने लग जाएंगे। यानी जब आप वॉल्यूम को कम करते हैं, जब आप वॉल्यूम को कम करते हैं तो क्या प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है? क्या ये बात आप मानने लगे हो? अब क्या आप ये बात मानने लगे हो कि वॉल्यूम कम हो गई तो प्रेशर बढ़ गया? सर माननी ही पड़ेगी, आपने साफ साफ दिखा दिया है आंखों के सामने। भाई अगर मेरा कमरा है, इसमें 10 लोग हैं, तो 10 लोग आराम से खड़े हो जाएं कमरे में, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना इलाका जितना आपको दिखाई दे रहा है कैमरे के ऊपर, इतने इलाके में 10 लोग आ जाएं, आ ही नहीं पाएंगे। हम लोग जब अलग अलग बैचेस लॉन्च करते हैं, कई बार 10-12 टीचर्स हम लोग साथ खड़े होते हैं, तो सारे कैमरा में दिख ही नहीं पाते। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया ना मेरे भाई। वॉल्यूम आप जगह को कम कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इसी प्रकार की कंडीशन होती है आपके लंग्स में। समझ लीजिए फेफड़ों को आपने फुला लिया है, आपके सीने को फुला करके आपने जॉन सीना बना लिया है, तो मेरे भाई क्या होगा, आपके फेफड़े बड़े हो गए हैं, इसका वॉल्यूम अगर बढ़ गया है तो क्या प्रेशर कम हो जाएगा? फेफड़े में जितनी भी हवा थी क्या ये खुले खुले इलाके में पाई जाने लगी? क्या ज्यादा इलाके में हवा पाई जा रही है तो प्रेशर कम हो गया? बिल्कुल। और जब आप फेफड़ों को नॉर्मल पोजीशन पे ले जाएंगे, वॉल्यूम कम हो गई, तो क्या प्रेशर बढ़ जाएगा? अब अंदर जो गैस है उसके मॉलिक्यूल साथ में टकरा करके प्रेशर बढ़ा देंगे? बिल्कुल बढ़ा देंगे। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि वॉल्यूम बढ़ी तो प्रेशर कम था, वॉल्यूम घटी तो प्रेशर बढ़ गया, ये हमें पता लग गया। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज कि गैसेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां पे गैसेज एक दूसरे से टकरा रही हैं, हाई प्रेशर है। जैसे ही मैं इस डब्बे को खोलूंगा क्या गैसेस बाहर की साइड भागेंगी? जैसे समझ लो मेरे भाई मेरे पास बैलून है, मेरे पास बैलून है। अब मेरे भाई जैसे ही मैं इस बैलून को खोलूंगा, छोड़ दिया मैंने इस बैलून को अगर, तो हवा बैलून से बाहर निकलेगी या एटमॉस्फेरिक हवा आकर के बैलून में घुस जाएगी? क्या मैं इस बैलून को छोड़ूंगा तो ये बैलून और मोटा हो जाएगा? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? मेरे भाई अगर ये बैलून है तो इसमें मैंने अपने मुंह से जो हवा भरी है इतनी छोटी वॉल्यूम में, है ना, यहां प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। और आसपास का इलाका जो है, वातावरण जो है, मेरा कमरा जो है, यहां प्रेशर बहुत कम है एयर का। तो हवा कहां से कहां जाएगी? सर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कमरे की वॉल्यूम ज्यादा है या इस बैलून की वॉल्यूम ज्यादा है? सर कमरे की वॉल्यूम ज्यादा है, यानी वहां हवा का दबाव कम है, प्रेशर कम है। लेकिन इसमें मैंने अभी जो अपने मुंह से हवा भरी है, यहां खूब सारे मॉलिक्यूल मैंने इस छोटे से इलाके में भर दिए। तो अल्टीमेटली मेरे भाई अगर इस बैलून को मैं छोड़ूंगा तो हवा बाहर निकली है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्योंकि इस बैलून की वॉल्यूम कम थी तो इसमें प्रेशर ज्यादा था, आसपास के एटमॉस्फेयर की वॉल्यूम ज्यादा है तो उसमें हवा कंपैरेटिवली, प्रेशर जो है कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, तो इसीलिए बैलून की हवा ऑटोमेटिकली बाहर की साइड रश कर गई, अंदर नहीं भरी। और ठीक है जी, एकदम ठीक है सर, ये दोनों बातें हमें समझ में आ गई। बिल्कुल, कि जो गैसेस है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेंगी। जैसे ही आप इस डब्बे को खोलेंगे अंदर प्रेशर बढ़ चुका है। भाई इस डब्बे को अगर आप खोलेंगे तो गैसेस धीरे धीरे बाहर निकलेंगी, क्योंकि इनको बहुत हड़बड़ी नहीं है, खुली खुली पड़ी थी ये गैसेस, इनको हड़बड़ी नहीं है। यहां ये एक दूसरे से टकराने लगी हैं, जैसे ही डब्बा खुलेगा सारी बाहर की साइड भागेंगी। यस, ये बात आपने देखी। अब मेरे भाई बहुत गौर से मेरी बात को सुनना।
यह है आपका फेफड़ा, यह है आपका पिंक कलर का फेफड़ा, और इस फेफड़े के नीचे पाया जाता है क्या, इस फेफड़े के नीचे पाया जाता है आपका क्या, डायफ्राम। तो ये फेफड़ा जो है ये फ्लेक्सिबल होता है एकदम बैलून जैसा, बैलून को आप जितने इलाके में रखेंगे वैसा ही आपका वो बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका फेफड़ा, है ना। एक यहां भी बना लेता हूं, अभी सिर्फ सुनिएगा, अभी मेरे साथ साथ बनाइएगा मत, जब मैं बोलूंगा तब बनाइएगा, ठीक है। और यहां नीचे आपको क्या देखने को मिल रहा है, फेफड़ा देखने को मिल रहा है, फेफड़ा है सॉरी, इसके नीचे डायफ्राम देखने को मिल रहा है, ठीक है। समझ लीजिए मुझे सांस लेनी है, समझ लीजिए मुझे सांस लेनी है, इनहेलेशन करनी है। अगर मुझे सांस लेनी है तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। गैसेस कहां से कहां मूव करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर मुझे सांस लेनी है तो मेरा प्रेशर लो होना चाहिए, मेरा प्रेशर कम होना चाहिए, यानी मेरी वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा यहां पर, अपनी वॉल्यूम को ज्यादा कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा यहां पर, वॉल्यूम को ज्यादा कर दूंगा। तो ये जो डायफ्राम है ये कैसा हो जाएगा मेरे भाई, ये डायफ्राम जो है आपका ऐसा सीधा हो जाएगा, ये डायफ्राम जो है कैसा हो जाएगा, ऐसा सीधा हो जाएगा। तो ये जो फेफड़ा है ये भी कैसा हो जाएगा मेरे भाई, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो गया, ये आपकी वॉल्यूम बढ़ गई। सो अल्टीमेटली फेफड़े की वॉल्यूम बढ़ी, ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया, फेफड़ा लंबा हो गया, और दूसरा मैंने क्या किया, अपनी चेस्ट को आगे ले गया। यानी जब आप सांस लेते हो तो आपको पता लगता है ना कि आपकी चेस्ट आगे मूव कर रही है, छोड़ते हो तो पीछे मूव कर रही है। एक बार करके देखो, आप सभी सांस ले रहे हो, है ना। तो आपका ये जो चेस्ट वाला इलाका है ये आगे पीछे होता रहता है। तो अल्टीमेटली मैं चेस्ट को भी क्या करूंगा, आगे ले जाऊंगा। तो आपने क्या किया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, डायफ्राम को छोटा किया है ना मैंने। छोटा कैसे किया है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने का जो सबसे छोटा रास्ता होता है वो होती है स्ट्रेट लाइन। मैंने यहां पे डायफ्राम को स्ट्रेट कर दिया जिससे फेफड़ा लंबा हो पाए। तो मैंने क्या किया है, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने यहां पे डायफ्राम को छोटा कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। तो आपका फेफड़ा लंबा हो गया, वॉल्यूम बढ़ गई। एंड मैंने क्या किया है दूसरा, मैंने चेस्ट को अपवर्ड खींचा है, चेस्ट मूव अपवर्ड, यानी छाती जो है वो भी मैंने फुला ली है, इस वजह से भी वॉल्यूम बढ़ गई। अगर मेरे फेफड़े की वॉल्यूम बढ़ गई तो क्या मेरे फेफड़े का प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया। अगर प्रेशर कम हो गया तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। तो क्या ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। क्या इसको मैंने इनहेलेशन कह दिया, इनहेलेशन कह दिया, बात खत्म। अब देखो मुझे सांस छोड़नी है, मुझे अगर सांस छोड़नी है तो मैं क्या करूं मेरे भाई, मुझे अगर सांस छोड़नी है मेरे भाई तो मैं क्या करूं, मैं अपने फेफड़ों को क्या कर लूं, छोटा कर लूं। क्यों, क्योंकि अगर मुझे सांस छोड़नी है यानी मुझे एटमॉस्फेयर में हवा भेजनी है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक हवा जाएगी। यानी मुझे फेफड़ों से हवा बाहर भेजनी है तो फेफड़ों में प्रेशर हाई होना चाहिए। हाउस द प्रेशर हाई सर। तो मुझे भाई अपने फेफड़ों में हाई प्रेशर चाहिए यानी वॉल्यूम कम चाहिए, प्रेशर ज्यादा चाहिए यानी वॉल्यूम कम चाहिए। जब फेफड़ा छोटा कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। तो मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे आपका डायफ्राम देखने को मिल रहा था, इस डायफ्राम को मैंने क्या कर लिया, और लंबा कर लिया। मैंने क्या कर लिया, इस डायफ्राम को और लंबा कर लिया। तो ये डायफ्राम कैसा हो गया, अभी तो छुटका सा पाया जा रहा है, अब मैंने इसको क्या कर लिया, लंबा कर लिया। ये जो डायफ्राम था इसको छोटा सा था, मैंने क्या कर लिया, इसको लंबा कर लिया ऐसे। अगर मैंने डायफ्राम को लंबा कर लिया है तो ये जो आपका लंग है ये भी इसी प्रकार से अपनी शेप को चेंज कर लेगा। तो क्या मेरे भाई इस लंग की वॉल्यूम कम हो गई है, पहले लंग इतना बड़ा था अब इतना सा रह गया है, इतनी वॉल्यूम कम हो गई है। यस, तो लंग की वॉल्यूम आपकी कम हो गई, करेक्ट। और ऊपर से मैंने छाती को भी क्या कर लिया, पीछे की साइड ढकेल दिया, यानी मेरी ये वाली वॉल्यूम भी क्या हो गई, अल्टीमेटली कम हो गई। तो मैंने क्या किया, डायफ्राम को लंबा कर दिया। तो डायफ्राम एक्सटेंडेड, डायफ्राम एक्सटेंडेड, मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया, डायफ्राम एक्सटेंडेड, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ लंग कम हो गई। एंड मैंने चेस्ट को भी पीछे खींच लिया, यहां पर चेस्ट अपवर्ड गई थी, मैंने चेस्ट को भी पीछे खींच लिया, चेस्ट मूव्ड बैक,
चेस्ट जो है भैया ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई, देयरफॉर अगेन मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अब ये लंग जो है छोटा सा हो गया, वॉल्यूम को मैंने कम कर दिया है। अगर वॉल्यूम को मैंने कम कर दिया है तो प्रेशर यहां बढ़ गया, अगर प्रेशर यहां बढ़ गया तो बाहर प्रेशर इससे कंपैरेटिवली कम रहेगा। तो आपकी गैसेस कहां से कहां मूव कर जाएंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि आप क्या कर देंगे, एक्सपीरेशन कर देंगे, आप गैसेस को बाहर फेंक डालेंगे। ये बात चमकी या नहीं, झटपट बताइए, फटफट बताइए। मैं आपको सारी चीजें दोबारा रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी, मैं इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। पर कितने बच्चों को समझ में आ गई है एक बार ये बताइए, कितने लोगों को एक बार में बात समझ में आ गई है ये मुझे बता दीजिए। रिपीट तो मैं कराऊंगा ही। तो यहां मैंने क्या किया है, गैस को अंदर ले लिया है, गैस को अंदर ले लिया है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी जान। तो ये क्या हो गया, इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म हो गया, इनहेलेशन का मैकेनिज्म हो गया। यहां मैंने गैस को क्या कर दिया है, इनहेलेट कर दिया है, अंदर ले लिया है गैस को। तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन। और यहां मैंने गैस को अपनी बॉडी से, अपने फेफड़े से बाहर निकाल दिया है। तो इसे मैं क्या कहता हूं, एक्सहेलेशन कहता हूं। करेक्ट, इसे मैं एक्सहेलेशन कहता हूं। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट। यस, रिपीट कर देता हूं। काफी सारे लोगों को समझ में आ गया है, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत अच्छी बात है। जितने लोगों को समझ में नहीं आया है एक बार गौर से सुनना। मैंने आपको बताया कि गैसेस हमेशा हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती हैं, क्योंकि समझ लीजिए अगर मैं इन दोनों डब्बों को कनेक्ट कर दूं तो गैसेस कहां से कहां जाएंगी, इस डब्बे से इस डब्बे में या इस डब्बे से इस डब्बे में। सर यहां भी 10 गैस के मॉलिक्यूल हैं, यहां भी 10 गैस के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन यहां ये गैस के मॉलिक्यूल खुले खुले पड़े हुए हैं, वॉल्यूम ज्यादा है, तो आपस में कम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। यहां पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एकदम पिचके पिचके, चिपके चिपके पाए जा रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, तो आपका कहां से कहां मूव कर जाएंगे आपके मॉलिक्यूल्स, छोटे डब्बे से बड़े डब्बे में। यानी आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करते हैं, यही कहानी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कही कि अगर किसी डब्बे की वॉल्यूम ज्यादा है तो इसमें मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कम होगा, ये दूर दूर पाए जा रहे हैं, तो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा प्रेशर, एक दूसरे पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं क्रिएट कर रहे। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम को घटा दूं, अगर मैं डब्बे को छोटा कर दूं, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर आपका फेफड़ा बड़ा है तो इसका मतलब इसमें गैस का प्रेशर कम है, और मैंने अगर कुछ करके आपके फेफड़े को छोटा कर दिया, लंग्स को छोटा कर दिया, इसका मतलब गैस का प्रेशर मैंने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो इसी मैकेनिज्म को हम लोग यूज करते हैं सांस लेने में और सांस छोड़ने में। समझ लीजिए मेरे भाई, ये आपका लंग है, ये आपका फेफड़ा है। अगर मैंने इस डायफ्राम को सीधा कर दिया तो ये फेफड़ा जस्ट एक बैलून की तरह है, अगर मैंने डायफ्राम को सीधा कर दिया तो ये फेफड़ा भी सीधा हो जाएगा। अभी भैया ऐसा था, अब ये फेफड़ा सीधा हो गया, तो क्या इतनी वॉल्यूम बढ़ गई है, ये जो लाल लाल इलाका है इतनी वॉल्यूम बढ़ गई है, सर बढ़ गई है। दूसरा, मैंने चेस्ट को ऐसे फुला लिया सांस लेते टाइम, तो क्या वैसे भी वॉल्यूम बढ़ गई है, लंग्स लंबे भी हो गए हैं और मोटे भी हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं। तो मेरे चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ने से लंग्स की वॉल्यूम बढ़ी, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ी तो प्रेशर हुआ कम, यहां प्रेशर कम तो बाहर के हाई प्रेशर की हवा मेरे फेफड़ों में एंटर कर जाएगी, मैं सांस ले पाऊंगा। तो मैंने सांस ली कब, जब मेरे लंग्स की वॉल्यूम बढ़ी। और अब मुझे सांस छोड़नी है तो मैं क्या करूं, उल्टा काम करूं। मैं क्या करूं, इस डायफ्राम को ऐसे कर दूं कि मेरा फेफड़ा छोटा हो जाए। तो डायफ्राम जो है इसको मैंने क्या कर दिया, लंबा कर दिया, ऐसे धनुष बाण जैसा बना दिया। तो मेरे दोस्त यह फेफड़ा जो है ये भी आपका छोटा हो गया, वॉल्यूम कम हो गई, और चेस्ट को भी मैंने पीछे ले लिया तो फेफड़ा छोटा भी हो गया, पतला भी हो गया, ओवरऑल फेफड़े की वॉल्यूम कम हुई, यानी प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो अंदर की जो गैसेज है बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, तो गैसेज बाहर निकल गई तो एक्सहेलेशन हो गई। यानी मैं सांस ले भी सकता हूं, सांस छोड़ भी सकता हूं, क्या करके, फेफड़ों की वॉल्यूम को घटाकर या बढ़ाकर। मुझे फेफड़ों की वॉल्यूम को बढ़ाना है, डायफ्राम को मैं नीचे कर दूंगा, फेफड़ा लंबा हो जाएगा, चेस्ट को मैं आगे कर दूंगा, फेफड़ा मोटा हो जाएगा। फेफड़े की वॉल्यूम बढ़ी यानी प्रेशर कम हो गया, तो हवा अंदर आ जाएगी।
लो प्रेशर की तरफ। और अगर मुझे सांस बाहर छोड़नी है तो मुझे अपने लंग्स का प्रेशर बढ़ाना है, तो मैं वॉल्यूम कम कर दूंगा। डायफ्राम को मैं क्या कर दूंगा, इस प्रकार की शेप में ले आऊंगा कि फेफड़ा छोटा हो जाए। चेस्ट को मैं पीछे ले जाऊंगा कि फेफड़ा पतला हो जाए। फेफड़ा छोटा और पतला हो गया तो वॉल्यूम घट गई, यानी प्रेशर बढ़ गया। अब गैसेस बाहर की साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगी। ये आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म है। अब ये इनहेलेशन जो प्रोसेस है, सांस लेना, इसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, इसे एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। सांस भी आप मुफ्त में नहीं ले सकते मेरे दोस्त। ये जो आप सांस खींचते हो जोर से, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ए फॉर एक्टिव, यानी यहां एटीपी यूज होती है। आप इसे फ्री में नहीं कर सकते। सांस लेने के लिए भी पैसा लगता है मेरे भाई। लेकिन एक्सेलेशन जो है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। आप सांस ना भी छोड़ना चाहो तो भी आपको सांस छोड़नी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली ये काम हो जाता है, फ्री में ये काम हो जाता है, मुफ्त में ये काम हो जाता है। बात चमकिया नहीं, फटाफट बताओ मेरे दोस्त, क्या अब ये बात सभी को चमक चुकी है? फटाफट बताइए मेरे भाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था और ये सेम कंसेप्ट यहां पर दे रखा है। देखिए, अगर आपने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, छोटा कर दिया है, यानी सिंगल आप इसे स्ट्रेट लाइन में ले आए हैं, तो फेफड़े की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और चेस्ट भी आप आगे की साइड ले गए तो आपका वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स भी बढ़ गई, है ना। तो आपने क्या किया, चेस्ट भी आगे कर ली, यानी फेफड़ा मोटा हो गया। आपने डायफ्राम को भी सीधा कर दिया, यानी फेफड़ा लंबा हो गया। अगर फेफड़ा लंबा और मोटा हो गया है, यानी इसकी वॉल्यूम बढ़ गई है। वॉल्यूम बढ़ गई है तो प्रेशर कम हो गया है। प्रेशर कम हो गया है तो बाहर से एयर कम प्रेशर की तरफ आ जाएगी, इनहेलेशन हो जाएगा। और अगर आपने डायफ्राम को ऐसे मोड़ दिया है तो फेफड़ा भी छोटा हो जाएगा। चेस्ट को आपने पीछे ले लिया तो फेफड़ा भी पतला हो जाएगा। फेफड़ा अब छोटा और पतला हो चुका है तो इसकी वॉल्यूम कम हो गई है। वॉल्यूम कम हो गई तो प्रेशर बढ़ गया है, तो बाहर की साइड एयर भागने की कोशिश करेंगी। तो ये दोनों काम आपके समझ में आ जाने चाहिए आपको। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, एयर एंटर कर रही है तो आप इनहेलेशन कर रहे हैं, और एयर यहां एग्जिट कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं। एक्सहेलेशन कर रहे हैं। बात चमकी? क्या बात है यार, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन, वेरी वेरी गुड। ये हमारी अभी तक की डिस्कशन थी कि हम सांस लेते कैसे हैं। अब इसी बात को एनसीईआरटी में देख लेते हैं। फिर एक टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये मैं आपको 3D से समझाऊंगा। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा, पहले पढ़िए कि क्या हुआ। देखो मेरे भाई, अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है, यहां तक की बात हम कर चुके थे, अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आना चाहिए, तभी एरोबिक रेस्पिरेशन आप कर पाओगे। तो प्लांट जो हैं ये कैसे गैसेस को या ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, स्टोमेटा के थ्रू अंदर लेते हैं। और यहां सेल्स के बीच में, प्लांट्स में अगर आप सेल देखें तो इनके बीच में स्पेसेस भी, जगहें भी, खाली जगहें भी पाई जा रही होती हैं। तो यहां क्या है मेरे भाई, आपके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सकता है स्टोमेटा के थ्रू ही, डिफ्यूजन के थ्रू ही, राइट। जिस भी गैस की जरूरत है वो स्टोमेटा से अंदर आ सकती है, जिस भी गैस की जरूरत नहीं है वो बाहर जा सकती है। सो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन मैटर करती है प्लांट के रिक्वायरमेंट पे। प्लांट को CO2 की जरूरत है तो CO2 अंदर आ जाएगी, प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, यहां पर एक बहुत जनरल बात लिखी हुई है जो कि फोटोसिंथेसिस से आप रिलेट कर सकते हैं। एट नाइट, रात के टाइम पे, क्या रात के टाइम पे सूरज निकला हुआ है? नहीं सर। तो क्या मेरे दोस्त फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं सर। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको CO2 चाहिए होती है। CO2 को जोड़ जोड़कर आप ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो अब अगर आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है रात में, इसका मतलब आपको ग्लूकोज नहीं बनाना है, यानी आपको CO2 नहीं चाहिए। तो रात को कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो आपका CO2 आपको नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या है, CO2 को आप क्या कर देंगे, बाहर भेज देंगे स्टोमेटा से। लेकिन अगर दिन का टाइम है तो आप क्या कर रहे होंगे, CO2 को ले रहे होंगे। CO2 को लेने के बाद आपने ग्लूकोज बनाया, और ग्लूकोज बनाया तो इसको ऑक्सीडाइज भी करना पड़ेगा। तो इससे आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी भी बना रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है आपको कहां से मिल सकती है, इस प्रोसेस से ही मिल सकती है, फोटोसिंथेसिस से ही। फोटोसिंथेसिस से ही ऑक्सीजन निकली, तो इसी को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड कुछ ऑक्सीजन आप स्टोमेटा से भी ले सकते हैं। तो ड्यूरिंग डे टाइम, जब दिन का टाइम आता है, तो CO2 जो है ये आपकी रेस्पिरेशन से जो जनरेट हुई है, ये फोटोसिंथेसिस में यूज हो गई, और फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन निकला है वो आपका
रेस्पिरेशन में यूज हो गया, और थोड़ा बहुत मेरे भाई ऑक्सीजन आपको अलग से भी चाहिए तो भी आपको स्टोमेटा से मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी जमीन पर रहने वाले जो एनिमल हैं, ये आपके ऑक्सीजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं, तो हमें कोई दंगा पंगा परेशानी नहीं है, ऑक्सीजन हमें आसानी से मिल जाता है। लेकिन ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं, इन्हें ऑक्सीजन को पानी से चुराना पड़ता है, यानी पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उसको इन्हें लेना पड़ता है। तो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है पानी में ये काफी कम होता है, यानी पानी में काफी कम ऑक्सीजन देखने को मिलता है। इसीलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग अगर आप देखेंगे एक पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की, तो ये फास्टर होती है एज कंपेयर टू रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। करेक्ट। तो जो फिशेज हैं, फिश टैंक में अगर आपने देखा होगा तो ये अपने माउथ को खोलती हैं और गिल्स भी यहां पर हेल्प कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन में, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं अपने अंदर और CO2 को बाहर छोड़ रहे होते हैं। राइट। तो अगर आपको गैसेस का एक्सचेंज कराना है तो सरफेस एरिया आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। राइट। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, ह्यूमन बींग्स के पास एल्वियोलाई है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हवा अपने अंदर ले जाते हैं, और फिर नेजल पैसेज में छोटे छोटे बाल हैं और म्यूकस की कोटिंग है, जिसमें कोई अगर डस्ट पार्टिकल आ गया है तो उसको हम फंसा करके अपनी बॉडी से बाहर भेज सकें। फिर जो ट्रेकिया है यानी थ्रोट वाला एरिया है, यहां पे कार्टिलेज की रिंग लगी हुई है, जिससे कि आपका ये जो पैसेज है ये कोलैप्स ना हो जाए, विंड पाइप जो है आपकी कहीं फट ना जाए, इससे बचाने के लिए हमने रिंग्स लगा दी हैं कार्टिलेज की। फिर जो लंग्स हैं ये छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, और एंड में आपका बैलून लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसे एल्वियोलाई कहते हैं, जहां पर गैसेस का एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। ये हमने देखा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, अपने रिब्स को आगे पीछे करके, यानी अल्टीमेटली चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम बढ़ाकर घटाकर एंड डायफ्राम को भी एडजस्ट करके क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली लंग्स की वॉल्यूम को बढ़ा घटा सकते हैं, एंड अल्टीमेटली आप सांस ले सकते हैं या सांस छोड़ सकते हैं। दोनों काम जो है आपके हो रहे होते हैं। बची हुई बातें हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी के लिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एंड आपको मैं 3D में कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें दिखा देता हूं। आओ मेरे भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं एक बेहतरीन सवाल यहां पर। पहले मैं पढ़ा देता हूं सवाल, उसके बाद आप मार्क करिएगा। द फेनोमेना ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग इन अ ह्यूमन बीइंग कंप्राइजेस, यानी अगर समझ लीजिए आप एक ह्यूमन है और आप सांस ले रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्टिव इंस्पिरेशन, सांस लेने में एनर्जी लग रही है, एक्टिव प्रोसेस है, एंड पैसिव एक्सपिरेशन यानी छोड़ने में कोई एनर्जी नहीं लग रही है। पैसिव इंस्पिरेशन, सांस लेने में कोई एनर्जी नहीं लग रही है, छोड़ने में एनर्जी लग रही है, दोनों चीजों में एनर्जी लग रही है, दोनों चीजों में एनर्जी नहीं लग रही है। बहुत आसान सवाल है मेरे भाई, अभी बताया था। बताइए क्या हो जाएगा मेरे भाई। मैंने आपको बताया था सांस लेना भी मुफ्त नहीं है इस जीवन में। जब आप सांस लेते हैं आप थोड़ा सा एफर्ट लगा रहे हैं, और सांस आप छोड़ना ना भी चाहें तो भी ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। सांस छोड़ना इज अ फ्री प्रोसेस, लेकिन सांस लेना इज एन एक्टिव प्रोसेस। सांस लेने में आपको जोर लगाना पड़ता है, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी खर्च करनी पड़ती है, ये मैंने आपको बताया था। और सांस छोड़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसमें आपको कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, ये आपने देखा था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मिस्टर ए हो जाएगा, मिस्टर 1 हो जाएगा। आई गेस लगभग 80% लोग तो इसको कम से कम कर पाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एनटीएससी का सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है। यस, आइए मेरे भाई देख लीजिए, लगभग 73% बच्चों ने सही कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी सीन इन डायफ्राम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अगर आप सांस लेना चाहते हैं तो डायफ्राम में क्या हो जाएगा, समझ लीजिए ये आपके लंग्स हैं, ये आपका लंग है और ये आपका डायफ्राम है। अगर आप सांस लेना चाहते हैं तो आपके अंदर कम प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा आएगी। अगर आप सांस लेना चाहते हैं तो यहां प्रेशर कम होना चाहिए। प्रेशर कम होना चाहिए मतलब वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, तो आपका ये जो लंग है इसकी मुझे वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी, आपका ये जो लंग है इसकी मुझे वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने डायफ्राम को क्या कर दिया है मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया है, जो नीचे वाला डायफ्राम है इसमें क्या चेंज आए हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है, फटाफट मार्क कर दीजिए। क्या डायफ्राम एक्सपेंड हो गया है, इसको लंबा कर दिया है मैंने, क्या डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, छोटा कर दिया है। भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का सबसे छोटा रास्ता जो होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। मैंने डायफ्राम को स्ट्रेट कर दिया है यानी छोटा कर दिया है।
यानी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। नो इफेक्ट, कोई चेंज ही नहीं किया, तो भाई डायफ्राम दिया ही क्यों है, चेंज तो किया ही है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। यस, कई बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, और ऐसा नहीं है सिर्फ आप गलती करते हो, ये सेम चैप्टर 11th क्लास में भी दिया हुआ है, 11th क्लास के बच्चे भी गलती करते हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्शन और इलोंगेशन समझ में नहीं आता। मेरे भाई अगर आपको फेफड़ा छोटा करना है, फेफड़ा छोटा करना है अगर आपको, तो आपको डायफ्राम को ऐसे करना पड़ेगा, और फेफड़ा लंबा करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। बताओ इन दोनों में से ज्यादा लंबा डायफ्राम कहाँ है? सर ये वाला साफ साफ दिखाई दे रहा है लंबा है, ये दिखाई दे रहा है छोटा है, तो स्ट्रेट लाइन मतलब मैंने डायफ्राम को क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है, यानी मैंने क्या कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। तो जब डायफ्राम को आप सीधा कर देते हो आपको लगता है आपने लंबा कर दिया है, नहीं मेरे भाई आपने तो छोटा कर दिया है ना, दबा दिया है इसको, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, छोटा कर दिया है। आंसर क्या आ जाता है मिस्टर बी आ जाता है। यस, लगभग 60% ही कर पाए, लेकिन अब इस गलती को कभी भी दोहराइएगा मत, कभी भी मत दोहराइएगा। जब भी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हैं तो सबसे छोटा रास्ता क्या होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने का? स्ट्रेट लाइन। तो आपने यहां डायफ्राम को स्ट्रेट कर दिया है यानी छोटा कर दिया है, और जब आप इसे कर्व कर देंगे, ऐसे एकदम घुमा देंगे, तब आपने लंबा किया है। देखो ये लाइन कितनी छोटी है, ये लाइन कितनी लंबी है, रास्ता कितना लंबा है मेरे भाई, घूम घाम के जाना पड़ रहा है। राइट, तो आंसर क्या आ जाता है यहां पे, मिस्टर बी आ जाता है। ओके मेरे भाई, अगला यहां पर जो सवाल है ये मैं आपको पढ़ा देता हूं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 3 को, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन थ्रू स्टोमेटा इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट लेता है स्टोमेटा से, ये फोटोसिंथेसिस में यूज करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 से खाना बना रहे होते हैं, हम ग्लूकोज बनाते हैं। ऑक्सीजन टेकन इन थ्रू स्टोमेटा इज यूज फॉर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का यूज रेस्पिरेशन में होता है, ये भी ठीक लग रहा है भैया, ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। वाटर वेपर टेकन इन थ्रू स्टोमेटा इज यूज फॉर ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन में पानी अंदर आता है कि बाहर उड़ता है? बस ये बात अगर आपने देख ली तो खेल खत्म हो जाएगा। बताइए भाई, पहली चीज सही है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप अंदर लेंगे, प्लांट अंदर लेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन जो है वो निकालेगा, यूज कर करके ग्लूकोज बनाएगा, एक एक कार्बन जोड़ जोड़ के, पाई पाई जोड़ के ग्लूकोज बनाएगा। ऑक्सीजन को जब आप लेंगे तो रेस्पिरेशन में यूज करेंगे। वाटर वेपर टेकन इन थ्रू ट्रांसपिरेशन, भाई पानी बाहर उड़ता है ट्रांसपिरेशन के कारण, पानी के उड़ने के प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। तो तीसरी बात गंदी है, तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट बातें कौन सी हो जाएंगी? सिर्फ पहली और दूसरी करेक्ट हो जाएगी, बाकी बात जो तीसरी है ये गंदी बात हो जाएगी, छोटी बातचीत हो जाएगी। यस, एकदम सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उत्तर आ गया है हमारा मिस्टर ए, यानी अपना बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। यस, एकदम सही बात है, बहुत शानदार। तो ए जो है दैट बिकम्स योर राइट आंसर, इसको हम मार्क कर देते हैं। लगभग 75% बच्चों ने सही कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 5th, क्वेश्चन 4th मैं आपको बाद में बताता हूं। क्वेश्चन 5th देखिए, विच प्रोसेस अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी डज नॉट इन्वॉल्व एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती? ऐसा कौन सा काम है जो फ्री में हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, दिल धड़क रहा है जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर के, इनफैक्ट जब आप मम्मी की कोख से निकले भी नहीं थे उससे पहले से भी आपका दिल धड़क रहा है, और आपके मरने तक धड़केगा। क्या ये फ्री में हो रहा है? भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी लगती है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड, डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है, डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लगती। डाइजेशन ऑफ ब्रेड, खाना पचाने में एनर्जी लगती है। मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, कहीं सर्दी में आपका खून जम ना जाए, कहीं गर्मी में जो है आपका बदन पिघल ना जाए, इसीलिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो है इनमें एनर्जी लगती है। डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, आज ही तो बताया। अगर मैंने डिओड्रेंट लगाया है तो डिओड्रेंट की खुशबू एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई एनर्जी थोड़ी लग रही है, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये तो नेचर का नियम है कि डिफ्यूजन जब भी होगी फ्री में होगी। तो आंसर जो है क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। डिफ्यूजन के लिए कभी कोई एनर्जी आज तक लगी नहीं है, ना कभी लगेगी। उत्तर आ जाएगा मिस्टर बी, उत्तर आ जाएगा मिस्टर 2। यस, एकदम सही है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं अपने आंसर के ऊपर, एंड आंसर बी को हम लोग मार्क कर देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज है जिसको आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। लगभग 80% लोगों ने सही कर दिया है, बहुत शानदार। इसमें कुछ एडिशनल बातें हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में रेस्पिरेशन किससे होती है? तब तक चैट सेक्शन को भर डालिए। लंग्स जो हैं ये लैंड एनिमल में यूज होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस वगैरह में। स्किन जो है इससे रेस्पिरेशन हो सकती है कहां? आपकी फ्रॉग वगैरह में, क्योंकि इसकी स्किन जो है गिलगिली होती है, मॉइस्ट होती है, मॉइस्चर होता है, गीली होती है।
गिल्स जो है कहां यूज हो रही थी, आपकी फिशेज में हो रही थी, यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में। और ट्रेकिया जो है आपकी कहां यूज हो रही होती है, इंसेक्ट में यूज हो रही होती है। इस क्वेश्चन में अगर हमें इंसेक्ट पूछा गया है तो इंसेक्ट का आंसर क्या हो जाएगा बताओ। आंसर बता दिया है, फिर भी आप देखते हैं मार्क कर पाते हैं नहीं। इंसेक्ट जो है इसमें किस से रेस्पिरेशन हो रही होती है। लंग्स जो है लैंड पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स में काफी कॉमनली देखने को मिलते हैं। स्किन जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिनकी स्किन बहुत गिलगिली है, मॉइस्ट सी है, तभी हो पाएगा, है ना। गिल्स इन फिशेस अभी बताया था, आज की बात है। और ट्रेकियल ट्यूब कहां देखने को मिलेगी, इंसेक्ट में देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर बी हो जाएगा। ट्रेकियल ट्यूब इज वेरी कॉमन। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स में अगर आप देखें तो कौन यूज होता है, ट्रेकियल ट्यूब्स यूज होती हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा मिस्टर बी। इसको आप मार्क कर सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो जीवन में। ये हमारे कुछ सवाल थे। अब हम थोड़ी सी और बातें करेंगे एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑल माइनर डिटेल्स इन 3D। अब थोड़ा 3D पे घुसेंगे हम। 86% लोगों ने आंसर बताने के बाद भी 86% लोगों ने ही सही किया है। आओ मेरे दोस्त, अब मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है। ठीक है, समझ लीजिए मेरे भाई, ये आपका एल्वियोलाई है ना, ये आपका एल्वियोलाई है। हमने क्या किया, हमने बनाया ये हमारा ट्रेकिया यानी विंड पाइप। फिर विंड पाइप के एक ही साइड हमने बना दिया क्या है आपका ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की ब्रांचिंग हो गई और क्या बन गए, ब्रोंकियोल्स बन गए। ब्रोंकाई की ब्रांचिंग हो गई और क्या बन गए, ब्रोंकियोल्स। और ये जो ब्रोंकियोल्स हैं इन पे लगे हुए हैं क्या, गोल मटोल से स्ट्रक्चर, जिनको हम लोगों ने क्या कह दिया, एल्वियोलाई कह दिया। यहां लगे हुए हैं गोल मटोल से स्ट्रक्चर, जिनको हमने क्या कह दिया, एल्वियोलाई कह दिया, बैलून जैसे स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने क्या किया मेरे भाई, आराम से सुनिए, यहां पे मैं लेबल कर देता हूं। ये है आपका ट्रेकिया यानी विंड पाइप, ये है आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ये क्या है आपके ब्रोंकियोल्स, ये क्या है आपके ब्रोंकियोल्स, और ये क्या हो गया आपका एल्वियोलाई हो गया। ठीक है जी, इनके नाम लिख देता हूं। दिस इज योर ट्रेकिया यानी विंड पाइप। और ट्रेकिया है तो इस पे इनकम्प्लीट सी शेप की रिंग्स लगी होंगी, बिल्कुल लगी होंगी। ये कार्टिलेज की रिंग बना देता हूं, यहां पे भी आपकी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती हैं। ये है आपका क्या, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद क्या आया आपका ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद क्या आ गया आपका एल्वियोलाई, जो कि बैग जैसा स्ट्रक्चर है, बैलून जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो आपका एल्वियोलाई है इट इज थिन वॉल्ड, इसकी वॉल बहुत पतली है। जैसे जब आप बैलून को फुलाते हैं तो उसकी वॉल पतली हो जाती है, इट इज थिन वॉल्ड एंड इट इज वस्कुलर। वस्कुलर मतलब इसके आसपास ब्लड सप्लाई है, देर इज ब्लड सप्लाई नियर इट, इसके आसपास से ब्लड गुजर रहा है, देर इज ब्लड सप्लाई नियर इट। इसके आसपास क्या है मेरे भाई, ब्लड सप्लाई है, तो हम क्या बना देते हैं यहां पर, ब्लड वेसल बना देते हैं। यहां पर हम क्या बनाते हैं, ब्लड वेसल बना देते हैं, जो कि बॉडी के बाकी पार्ट्स में पहुंच रही होगी और पहुंचा रही होगी आपके किसको, ऑक्सीजन को। ये जो ब्लड है ये आपका बाकी बॉडी के पार्ट्स में जाएगा और ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन थी इस पतली सी वॉल से क्रॉस होकर के, इस ब्लड वेसल की वॉल से भी क्रॉस होकर के कहां चली गई, आपके ब्लड वेसल में चली गई। और इस ब्लड वेसल में कुछ घूम रहा है, इस ब्लड वेसल में कुछ घूम रहा है, क्या घूम रहा है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और इस रेड ब्लड सेल में क्या होते हैं, हेमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ये है आपके आरबीसी दैट कैरी हेमोग्लोबिन, दैट कैरी हेमोग्लोबिन पिगमेंट। आपके ब्लड का जो कलर है वो रेड क्यों होता है, इसी हेमोग्लोबिन की वजह से। तो आपका आरबीसी जो है इट कैरी हेमोग्लोबिन पिगमेंट, एंड ये जो हेमोग्लोबिन पिगमेंट है इसके जीवन का बस एक ही लक्ष्य है कि ये ऑक्सीजन को और CO2 को ट्रांसपोर्ट करे, दोनों को। यह CO2 को लंग्स तक लेके आता है जिससे CO2 को बाहर फेंका जा सके, और ऑक्सीजन को बॉडी में लेकर के जाता है। तो हेमोग्लोबिन जो है इट कैन कैरी ऑक्सीजन टू बॉडी एंड CO2 टू लंग्स। और इसकी CO2 से थोड़ी गहरी दोस्ती होती है, इसलिए इसको मौका मिलता है तो ये CO2 से बाइंड करता है। अगर समझ लीजिए मैं हेमोग्लोबिन हूं और ऑक्सीजन CO2 दोनों मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं CO2 से दोस्ती करूंगा, है ना। तो हेमोग्लोबिन, जिसे HB भी लिखते हैं हम, HB हैज हाई एफिनिटी, बड़ी दिलदारी है इसकी किसके साथ, विद CO2।
तो ये ऑक्सीजन CO2 दोनों पास पास हैं, तो CO2 से दोस्ती करेगा। ऑक्सीजन अकेला पाया जा रहा है तो ऑक्सीजन से दोस्ती करेगा। तो ऑक्सीजन आपने सांस लेकर के फेफड़ों में डाली, फेफड़ों से ऑक्सीजन लोड हो गई ब्लड में, और ये ब्लड जो है अब पहुंचेगा अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में और बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन को पहुंचा दिया जाएगा। किसके थ्रू? आरबीसी के थ्रू, हेमोग्लोबिन के थ्रू। ये आपने देखा, ये आपने सीखा। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है मेरे भाई। इसको थोड़ी देर बाद लिख लीजिएगा, मैं आपको एनसीईआरटी के दर्शन करा के लाता हूं कि हमारी किताब में क्या लिखा है। आराम से देखिए, यहां देखिए, ब्लड जो है ये पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड यानी गंदी गैस लेकर के आती है और एल्वियोलाई तक पहुंचा देती है, और एल्वियोलाई बाहर फेंक देती है CO2 को। और ऑक्सीजन जो है, जो हमने नई नई ली है एटमॉस्फेयर से, ये आपकी ब्लड वेसल में लोड हो जाती है एंड आपकी बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचा दी जाती है। जब आप सांस लेते हैं तो लंग्स जो हैं, फेफड़े जो हैं, कुछ एयर को हमेशा रोक लेते हैं अपने पास। यानी जब हम सांस ले रहे हैं तो कुछ एयर फेफड़ों में रख ली गई, बाकी छोड़ दी गई, तो रेजिडुअल एयर थोड़ी बहुत रखी जाती है, जिससे कि जब तक नया ऑक्सीजन ना आ जाए तब तक आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है आपका, जो कि गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, यह है आपका हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? आपका रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपकी ज्यादा दोस्ती यारी रखता है हीमोग्लोबिन से। तो अगर दोनों सामने खड़े हैं हीमोग्लोबिन के, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी पीठ पे बैठा लेगा और उसे ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन अधिकतर बार ऑक्सीजन ही बैठा होता है, तो हीमोग्लोबिन उसे पकड़ के अलग अलग सेल्स तक पहुंचा देता है। अब एक छोटी सी बात है जो कि आपको देखनी है आपकी बुक्स में लिखी हुई, यह बात है कैंसर पे, है ना, और टोबैको पे। आराम से देखिए, तंबाकू खाने के इल इफेक्ट्स जो है यहां पर बताए गए हैं। यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको, जैसे कि सिगार है, सिगरेट है, बीड़ी है, हुक्का है, गुटखा है, इनको आप खाओगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी, आप सबको पता है। क्योंकि इससे आपको जीभ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, फेफड़ों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, दिल के रोग भी हो सकते हैं, और आपका लिवर भी खराब हो सकता है तंबाकू से। तो इससे आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, पल्मोनरी डिजीजेस, यानी पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, तो लंग्स से संबंधित भी डिजीजेस हो सकती हैं, और आपको लंग का कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए आज ही तंबाकू को छोड़ें। मतलब आपने तो शुरू भी नहीं की होगी, करना भी मत कभी, लेकिन आसपास के लोगों को बताएं कि तंबाकू नहीं खानी चाहिए। लंग कैंसर जो है ये तंबाकू खाने से सबसे ज्यादा हो सकता है, और इससे काफी सारी मौतें भी होती हैं हर साल, है ना। तो यहां पे ऊपर का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अपर रेस्पिरेटरी पार्ट जो है, इसमें मैंने बताया था छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सिलिया, जो कि डस्ट पार्टिकल को आपकी बॉडी के बाहर फेंकने के काम आते हैं। तो ये क्या करते हैं? जर्म और डस्ट को रिमूव करते हैं। अब आप जब स्मोकिंग करते हो तो सिगरेट पीने से ये सारे के सारे सिलिया जो हैं, छोटे छोटे बाल जो हैं, ये खत्म हो जाते हैं। तो अब आपकी जितनी भी डस्ट है, जितने भी बैक्टीरिया है हवा में, सीधे आपके फेफड़ों में एंटर कर जाते हैं, सीधे लंग्स में एंटर कर जाते हैं, और लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है। इनफैक्ट लंग्स का कैंसर भी हो जाता है। ये आपने देखा, ये आपने जाना, यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए थी मेरे भाई। अब आप ये बातें नोट कर सकते हो, और नोट करने के बाद आप एक बार डन लिख दीजिएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा 3D, फिर मैं आपको 3D में 3-4 चीजें दिखाऊंगा, जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद पूरा का पूरा टॉपिक सिर्फ 3 3D एनिमेशन से क्लियर हो जाएगा। आराम से देखिएगा उन 3D एनिमेशंस को। पहले डन लिख दीजिए एक बार चैट सेक्शन में कि हाँ सर, आपने जो लिखवाया है यहां तक का काम हमारा पूरा हो चुका है। फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, और फिर मैं आपको बहुत बेहतरीन चीजें दिखाता हूं आपके 3D एनिमेशन वाले पूल में। यस, फटाफट बताइए मेरे भाई। डन 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 डन, क्या बात है दोस्त, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमें कई सारे 3D एनिमेशंस देखने हैं। हम सेव्ड वाली यहां पर 3D एनिमेशंस निकाल लेते हैं। मैंने यहां पर सेंड टू स्टूडेंट्स पे क्लिक कर दिया है। आपके पास आए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए और अच्छी बात है। आराम से देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम कल भी दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूं। देखो मेरे भाई, यहां पर ये जो नीचे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है, गुंबद जैसा जो स्ट्रक्चर है, इसको हमने डायफ्राम कहा है। फेफड़ों के नीचे आज ही हमने डायफ्राम बनाया था। अगर ये डायफ्राम सीधा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फेफड़े लंबे हो जाएंगे। अगर ये डायफ्राम और मुड़ जाता है और गुंबद जैसा होता है, तो फेफड़ों की लेंथ छोटी हो जाएगी। तो ये डायफ्राम डिसाइड करता है कि फेफड़े लंबे होंगे या छोटे, और फेफड़े आपके बैलून जैसे हैं, फ्लेक्सिबल है। तो डायफ्राम अगर
ऐसे हो रहा है तो फेफड़े भी नीचे की साइड मूव हो जाएंगे, डायफ्राम ऐसे हो रहा है तो फेफड़े भी ऊपर की साइड मूव हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, यहां देखिए आपने सबसे पहले सांस ली तो ये जो नाक के दो छेद हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, इससे ऑक्सीजन आपकी बॉडी में चली गई। ठीक है, अब एनवायरमेंटल ऑक्सीजन आपके इन नाक के छेदों से नेजल पैसेज में चली गई, फिर फेरिंग्स में चली गई विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, उसके बाद नीचे चली गई, है ना, विंड पाइप में। विंड पाइप में, है ना, चली गई। अब आपका फूड जो है वो विंड पाइप में ना आ जाए इसलिए विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है जिसे एपिग्लॉटिस कह दिया कि फूड इसमें एंटर ना करे, ढक्कन बंद रहता है ना। जब फूड आपका आ रहा है तो फूड पाइप में चला जाए, इसमें ना जाए, विंड पाइप में ना जाए, इसीलिए एपिग्लॉटिस नाम का ढक्कन लगा दिया। नीचे है लेरिंग्स यानी आपका साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स, उसके बाद है ट्रेकिया जहां ये सी शेप्ड रिंग दिखाई दे रही है, कार्टिलेज की रिंग्स दिखाई दे रही हैं छोटी 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 छोटी। फिर ये जो लंग्स है ये आपके दो हो गए, लेफ्ट लंग और राइट लंग। तो यहां पे आपको ये जो विंड पाइप थी ये ब्रोंकाई में कन्वर्ट होती दिखाई दी, ये आपकी ब्रोंकाई है। फिर ब्रोंकाई के बाद इनकी और ज्यादा ब्रांचिंग हो गई और बन गए छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स, ये पतले पतले ट्यूब जो हैं दे आर ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के बाद आपके ये बैलून जैसे स्ट्रक्चर हैं जिनको हम लोगों ने क्या कह दिया, एल्वियोलाई कह दिया। तो ये आपके एल्वियोलाई हैं बैलून शेप। अब इन एल्वियोलाई के आसपास कई सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, तो ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई से निकल करके ब्लड में चली जाती है और ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा तो आपकी बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। सिमिलरली आपकी बॉडी के हर सेल से जो गंदगी है, जो CO2 है, उसको कलेक्ट करके ब्लड वेसल ले आती है एल्वियोलाई के पास, ये CO2 चली जाती है एल्वियोलाई में और यहां से बाहर जाते जाते आपके नाक के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो CO2 आपने बाहर भेज दी, ऑक्सीजन आपने अंदर लेकर के बॉडी सेल्स तक भेज दी। ये आपका 3D एनिमेशन है जहां पर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक एक बात समझ में आ गई। अब मैं आपको दूसरा एक 3D एनिमेशन दिखा देता हूं। दूसरा 3D एनिमेशन हम देखते हैं जो हमने सेव किया है। ठीक है, दिस इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी हमारे अंदर गैसेस आ कैसे रही हैं और बाहर कैसे निकल रही हैं। आराम से देखिए, ये आपके लंग्स हैं। अब आप देख पा रहे हैं ये जो बीच की हड्डी है ना, आगे की साइड हमारी जो हड्डी है इसे स्टर्नम कहा जाता है। तो ये जो स्टर्नम है ना, ये आपकी जब थोड़ी सी आगे हो रही है, आपकी चेस्ट जब फूल रही है तो लंग्स भी मोटे हो रहे हैं, और डायफ्राम जब आपका नीचे की साइड खिसक रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो लंग्स लंबे हो रहे हैं। तो लंग्स लंबे भी हो गए और आपके मोटे भी हो गए, लंबाई भी बढ़ी, मोटाई भी बढ़ी, तो लंग्स की वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ गई। लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई तो इनका प्रेशर कम हो गया, गैसेस खुली खुली अब पाई जा रही हैं, प्रेशर कम हो गया तो गैसेस बाहर से अंदर आएंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएंगी। लंग्स का प्रेशर अगर कम है तो गैसेस अंदर की साइड आएंगी, आप इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कर पाएंगे। और जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, डायफ्राम जो है देखो टॉय ऊपर चला गया, अब नीचे आ गया, पिंक कलर का डायफ्राम दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जब ऊपर गया तो लंग्स छोटे हो गए और चेस्ट कैविटी भी पीछे चली गई तो लंग्स पतले हो गए। जब लंग्स छोटे और पतले हो गए तो इनकी वॉल्यूम घटी, अगर इनकी वॉल्यूम घटी तो इनका प्रेशर बढ़ गया, अगर इनका प्रेशर बढ़ा है तो अब ये गैसेस बाहर की साइड भेज देंगी, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, आप एक्सपायर कर पाएंगे यानी एक्सपिरेशन कर पाएंगे। ये बात भी आपकी हो गई। अब मैं आपको तीसरा 3D एनिमेशन दिखाता हूं जो कि हमने कल भी देख लिया था। लेट मी सेंड दिस टू ऑल ऑफ यू ऑल। और मेरे भाई मैं आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताता हूं। देखिए, मैंने सबसे पहले सांस ली इन दो छेदों के थ्रू, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज में हवा चली गई, फिर फेरिंग्स में चली गई, फिर लेरिंग से होती हुई विंड पाइप यानी ट्रेकिया में आ गई, फिर ब्रोंकाई में गई, ब्रोंक्यूल्स में गई, और फिर एल्वियोलाई में इन बैलून जैसे स्ट्रक्चर में गई जो कि मैंने आपको समझाया था। तो समझ लीजिए ये एक एल्वियोलाई है, तो इसमें जब हवा आई तो ये फूल गए, तो अभी इसकी वॉल मोटी है, ये थिक है। जितनी मैं इसमें हवा भरता जाऊंगा इसकी वॉल पतली होती जाएगी, थिन होती जाएगी। अब इसके अंदर ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन यहां पर ज्यादा है, ब्लड वेसल में ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन यहां से इस एल्वियोलाई से इस ब्लड वेसल में चला जाएगा और यहां ये गोल मटोल आरबीसी आपको दिखाई दे रही हैं। इन आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, वो इस ऑक्सीजन को लेकर के अलग अलग सेल्स तक पहुंचा देगा। एंड मेरे दोस्त, ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन लेकर के चला जाएगा बॉडी के सेल्स तक, और ये गंदा गंदा CO2 लेकर आया है, ये CO2 हम लोड कर देंगे कहां, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई में अब CO2 आ चुका है। तो जब ये एल्वियोलाई अब वापस से पिचकेंगी तो CO2 कहां चला जाएगा, ब्रोंकाई में, है ना,
और आपका विंड पाइप से होता हुआ नाक के थ्रू बाहर निकल जाएगा। यानी मेरे भाई CO2 जो है वो बाहर निकल गया, ऑक्सीजन अंदर आ गया। ये आपकी एल्वियोलाई की पतली सी वॉल जो है, इसके कारण सारा का सारा काम होता है कि आसानी से CO2 इसके अंदर चला जा सकता है और ऑक्सीजन बाहर निकल सकता है। दिस इज योर कंप्लीट गेम, दिस इज योर एंड टू एंड डिटेल अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। सवाल हम लगभग सारे कर चुके हैं आज के। ये हमारी आज की कंप्लीट डिस्कशन है मेरे भाई। समझ में आई या नहीं, फटाफट बताइए। क्या आपको आज का पूरा खेला समझ में आ चुका है? इफ यस, एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए इन द चैट सेक्शन प्लीज, जिससे कि आपका बड़ा वीपू भाई खुश हो सके। यस, अगर आप लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आई हैं, एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए, या फिर तारा रारा इन द चैट सेक्शन, जिससे कि हम लोग मान सकें कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर हो चुका है और कल हम सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कशन की ओर बढ़ सकते हैं। फटाफट बताओ यार। बहुत बढ़िया, चमक गया, डायमंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्या बात है, लाल कलर के दिलों की बारिश हो चुकी है। अमेजिंग रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया यार, ग्रेट, थैंक यू सो मच, मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अब एक काम करते हैं, कुछ टाइम आपके डाउट ले लेते हैं। तो डाउट्स को मैं खोल लेता हूं एंड डाउट्स को सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में रिफ्रेश करते रहेंगे। आ जाओ मेरे भाई, डाउट्स को लेना स्टार्ट करते हैं। सर, अगर हेमोग्लोबिन की CO2 के साथ ज्यादा एफिनिटी होती है तो फिर वो O2 को क्यों ले लेता है गैसियस एक्सचेंज के टाइम पे? आराम से समझिए, ये जो आपका एल्वियोलाई है, इसमें ताजा ताजा ऑक्सीजन आई है, ताजा ताजा ऑक्सीजन आई है, तो इसमें ऑक्सीजन है ज्यादा, CO2 है कम। ये जो आपकी ब्लड वेसल है, ये गंदा गंदा ब्लड लेके आई है, इसमें CO2 है ज्यादा, ऑक्सीजन है कम। अब मेरे भाई बताओ, ऑक्सीजन यहां ज्यादा, यहां ऑक्सीजन कम, तो ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगा? एल्वियोलाई से ब्लड में। तो ब्लड में नया ताजा ताजा ऑक्सीजन आ गया, तो कौन ज्यादा? यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, तो हीमोग्लोबिन किसको बैठाएगा? ऑक्सीजन को पास बैठाएगा। और यहां CO2 ज्यादा है, यहां CO2 कम, तो CO2 यहां पर उतर जाएगा, एल्वियोलाई में पहुंच जाएगा। तो यहां CO2 कम हो गया, तो हीमोग्लोबिन जो है इसके पास अब CO2 कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन से दोस्ती कर लेता है, CO2 से दोस्ती तोड़ देता है, ये ऑक्सीजन को अपने पास बैठा लेता है। ऐसे आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म काम करता है। व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन? सोनू जी, लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। यानी कि समझ लीजिए, सनलाइट जो है ये एक प्लांट पर गिरी, सनलाइट एक प्लांट पर गिरी, तो प्लांट पे जैसे ही सनलाइट गिरी तो आपका क्या बनना स्टार्ट हो गया? ATP एंड NADPH बनना स्टार्ट हो गया। ये हायर लेवल की बात है, मैं बस बता दे रहा हूं, ये दो चीजें बननी स्टार्ट हो गई। इसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। बाद में क्या होता है? बाद में इस ATP और NADPH को यूज करके आप CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हो। ये जब ग्लूकोज बन रहा है, इसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन का मतलब यह नहीं है कि वो अंधेरे में होगा। डार्क रिएक्शन का मतलब यह है कि वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन है जो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में हो सकते हैं। सूरज आए, लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो गई, ATP NADPH बने। ATP NADPH बनते ही ग्लूकोज बनना भी स्टार्ट हो गया। चाहे दिन हो चाहे रात हो, ग्लूकोज बन सकता है। इसलिए डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि भैया ये डार्कनेस में होंगे, सिर्फ ऐसे ही नाम रख दिया है। पहले वाले का नाम लाइट था तो दूसरे वाले का नाम प्यार से डार्क रख दिया। जैसे गांव में आपने देखा है, खेतों में डॉग्स पाले जाते हैं, तो एक का नाम भूरा रख दिया, दूसरे का नाम कालू रख दिया। हरियाणा में तो कालू नाम और भूरू नाम बहुत ज्यादा कॉमन है ना? मेरे खुद के नेटवर्क में इतने सारे लोग हैं जिनका नाम जो है सीधा सीधा यही रख दिया है। दो भाई थे, सोनू रख दिया, दूसरे का मोनू रख दिया, दूसरे को मोनू नाम रखवाना भी नहीं था, उसका मोनू रख दिया, है ना? तो ऐसे ऑल्टरनेटिव नाम रखे जाते हैं, है ना? तो एक डॉग है, उसका नाम भूरा रख दिया, दूसरे का वैसे ही कालू रख दिया, वो काला है भी नहीं, उसका नाम वैसे ही कालू रख दिया, राइट? सिमिलरली यहां पर भी क्या हुआ मेरे दोस्त, यहां पर भी इसका नाम क्योंकि लाइट रिएक्शन था तो डिफरेंस करने के लिए इसका डार्क रख दिया। ऐसा नहीं है कि डार्क में होते हैं, दिन में भी आपके रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है जी, एकदम सही है। Sir, we take all gases present in our environment. So why hemoglobin take only oxygen and carbon dioxide, not other gases? ये जो नेचर ने सिस्टम बनाया है, ये कुछ इसी प्रकार से बनाया है कि इवोल्यूशन के दौरान आपको ऑक्सीजन की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस हुई, इसीलिए ऑक्सीजन को ही पिक किया हीमोग्लोबिन ने। भाई पहले से एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस थी, धीरे धीरे इंसान मॉडिफाई होते गए, इन्हें पता लगा कि एटमॉस्फेरिक गैसेस में से मुझे तो सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए,
तो मैं बाकी सारी गैसेस पे अपना टाइम क्यों खराब करूं। तो हीमोग्लोबिन इस तरीके से मॉडिफाई हुआ कि इसने ऑक्सीजन एंड CO2 के साथ दोस्ती करी कि CO2 मुझे बाहर फेंकना होता है, इसीलिए मुझे इसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, एंड ऑक्सीजन मुझे अंदर भेजना होता है, इसीलिए दोस्ती करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर नाइट्रोजन, जो कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, वो आप ले भी लोगे तो आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। नाइट्रोजन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग गैस है, तो इसको ऐसे यूज नहीं किया जा सकता। जैसे नाइट्रोजन जो है वो N2 की फॉर्मेट में पाई जाती है, जैसे हम लिखते हैं ना ऑक्सीजन गैस O2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे N2 की फॉर्मेट में पाई जाती है। 3 बॉन्ड्स हैं जो 2 नाइट्रोजन को कनेक्ट करें, 3 बॉन्ड्स हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है भाई। तो अगर आप नाइट्रोजन ले भी लोगे तो तोड़ नहीं पाओगे, यूज नहीं कर पाओगे नाइट्रोजन को, इसीलिए उसे हीमोग्लोबिन नहीं लेता। हीमोग्लोबिन टाइम के साथ मॉडिफाई हो गया है कि मैं सिर्फ ऑक्सीजन को उठाऊं और CO2 को उठाऊं। यस, बहुत बढ़िया सर। लंग्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ उसको प्रोटेक्ट करने वाली रिब्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी क्या? देखो मेरे भाई, ये जो आपकी रिब्स है ये अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती क्योंकि हड्डी है, लेकिन यहां पहले से क्या है, प्रॉपर थोड़ा बहुत गैप है, इसके अंदर पाए जाने वाला जो बैलून है वो तो अपनी शेप चेंज कर सकता है ना। जैसे समझ लो मैंने ये उंगलियां ऐसे रखी हुई हैं, ठीक है, अब मैं इसके बीच में बैलून अगर फुलाता हूं, इतना फुलाया, अब ये उंगलियों को टच कर गया बैलून, है ना, यानी अब और नहीं फूलना चाहिए पर फूल जाएगा क्योंकि फ्लेक्सिबल है ना, तो उंगलियों के बीच में जो गैप है यहां भी चला जाएगा। देखो और बड़ा हो गया, उंगलियों की पोजीशन चेंज नहीं हुई है पर लंग्स और बड़े हो गए। तो रिब्स जो हैं दे आर बेसिकली बोन्स, तो इनको आप बड़ा या छोटा तो नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये रिब्स जो है ये आगे पीछे जरूर हो सकती हैं जिससे कि आपकी थोरेसिक वॉल्यूम जो है ये चेंज हो पाए। तो इतना तो आप कर सकते हैं मेरे भाई, है ना। सर हर क्लास के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया कीजिए, आज आपके पास DHA आया है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं कंसिस्टेंटली DHA, और क्लास के क्वेश्चंस भी मैं अलग से शीट बनवा के डलवा दिया करूंगा। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन, बिल्कुल भाई जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उस टाइम पे कर देंगे, डोंट वरी। सर बट इन एनसीईआरटी इट इज गिवन दैट हेमोग्लोबिन इज वेरी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, एनसीईआरटी तो पढ़ाई अभी, तो हेमोग्लोबिन जो है उसकी दोस्ती ऑक्सीजन और CO2 दोनों के साथ है, लेकिन CO2 के साथ थोड़ी ज्यादा दोस्ती है। यस, ये बात जो मैं पढ़ा रहा था ये आपको एनसीईआरटी से ही तो पढ़ाई है ना। ओके ओके, यहां देखो भाई लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। जारा जी आई लव यू, रिंग्स का क्या काम है, व्हाट इज हेयर लाइक, ओके। हाउ मेनी पीपल डेथ फ्रॉम स्मोकिंग एंड टोबैको, बहुत सारे दोस्त, मिलियंस, लाखों में लोग मर जाते हैं हर साल, है ना। रिंग्स का क्या काम है, जिससे ये जो आपकी ट्यूब है ये फटे ना, बहुत नाजुक सी ट्यूब है, इसको रिंग्स से प्रोटेक्ट कर दिया गया है जिससे कि आपकी ट्यूब फट ना जाए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन कल पढ़ेंगे, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, थैंक यू दोस्त। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कल पढ़ेंगे दोस्त। लंग कैंसर कैसे होता है, ब्लड कैंसर कैसे होता है। देखो कैंसर का मतलब क्या है, कैंसर का मतलब एक ऐसा ऑर्गन जहां सेल्स बहुत ज्यादा बन चुके हैं, बहुत ज्यादा डिवाइड करने लग चुके हैं, तब हम उसे कैंसर कहते हैं। यानी ट्यूमर बन सकता है, सिर्फ ब्लड कैंसर इकलौता ऐसा कैंसर है जहां ट्यूमर नहीं बनते, है ना, लेकिन ब्लड में सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है। बाकी हर जगह पे अगर आप देखोगे किसी को अगर थ्रोट कैंसर हुआ है तो यहाँ पे सेल्स की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, गांठ बन जाएगी, ट्यूमर बन जाएगा। तो जब सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, यानी जब सेल का खुद के ऊपर कंट्रोल रहे ही ना, वो डिवाइड ही करता जाए, धनाधन डिवाइड कर रहा है, बहुत सारे सेल्स बन जाए और वो बॉडी के बाहर आने लग जाए, इसे कैंसर कहा जाता है। सिमिलरली इंटरनल ऑर्गन्स जो है इनमें भी कैंसर बनेगा तो आपके ऑर्गन्स जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाएंगे और प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। उसे ट्रीट करने के लिए अलग अलग प्रकार की थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कीमोथेरेपी मतलब आप केमिकल्स दे सकते हो, दवाइयां दे सकते हो। रेडिएशन थेरेपी मतलब आप रेडिएशन से जो जो सेल्स बढ़ चुके हैं आपकी बॉडी में उनको आप किल कर सकते हो। इम्यूनोथेरेपी यानी आप एंटीबॉडीज इस्तेमाल कर सकते हो, आप इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड सर्जरी मतलब कि आप ऑपरेशन ही कर दो किसी पेशेंट का और वहां से आप ट्यूमर के सेल्स निकाल लो। तो अलग अलग चीजें हो सकती हैं अलग अलग टाइप के कैंसर के लिए, आप आगे चल के पढ़ेंगे। 12th क्लास में आपका जो कैंसर का टॉपिक है ये आपको देखने को मिलेगा। एक चैप्टर आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां आप कैंसर और एड्स ये इन दो बीमारी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हो। अभी आपको समझाऊंगा तो भी आपको बहुत अच्छी खासी बातें समझ में नहीं आ पाएंगी, जितनी समझ में आ सकती थी उतनी मैंने बता दी कि एक ऐसा ऑर्गन जहां सेल्स बहुत ज्यादा डिवाइड करने लग पड़े हैं, अब अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, अंधाधुंध डिवाइड कर रहे हैं, इसे कैंसर कह सकते हो आप, ठीक है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, बहुत प्यारे टॉपिक्स है।
कोशिश करेंगे कल कंप्लीट कर दें, नहीं हो पाया तो परसों हम ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक जो है कंप्लीट कर देंगे एंड एक्सक्रीशन के लिए वी विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास। तो कल और परसों वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपका ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक खत्म कर दिया जाए। ऑलराइट, चलो मेरे भाई, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका रिस्पांस बहुत कमाल का था। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग अब थोड़ा घुल मिल चुके हो, बहुत अच्छे तरीके से हम अपने सिलेबस को ट्रैक पर लेकर आ रहे हैं एंड इस वीक हम हमारे 2 चैप्टर्स कवर कर रहे होंगे एंड आगे बढ़ रहे होंगे तीसरे चैप्टर की तरफ। ऑलराइट, ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए एंड मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय।